चलिए ब्लड के बारे में लिखिए सबसे पहले। क्या होता है ब्लड, देख लीजिए। ह्यूमन ब्लड के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। ह्यूमन ब्लड, अभी तक हमने अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। ह्यूमन ब्लड के बारे में देखिए। अगर बेटा ह्यूमन ब्लड के बारे में बोला जाए तो टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दो प्रमुख तत्व होते हैं बेटा, दो प्रमुख तत्व होते हैं। क्या होता है, कोई बता सकता है? पहला होता है प्लाज्मा, पहला होता है प्लाज्मा जो कि 55 से 60% होता है। बाद में बात करेंगे बेटा। 55 से 60% के बीच में आपके शरीर में प्लाज्मा होता है। और दूसरा पाया जाता है आपके शरीर में कॉर्पसल्स, यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं होती हैं, कॉर्पसल्स होता है, रक्त कणिकाएं बनेगा। आपके शरीर में दो चीज होती है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं बनेगा। और चीज लिखिए बेटा, आपके ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.6, यानी बेसिक होता है, पहला। दूसरा पॉइंट लिखिए, 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क में, लीटर होता है एक वयस्क में बनेगा। ये टोटल वेट का, ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट का 7% ऑफ है, टोटल वेट होता है। आपके शरीर के पूरे वजन का 7% क्या होता है? यह होता है आपका रक्त बनेगा। आपके शरीर में 98.4 सेंटीग्रेड तापमान मेंटेन करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे एक चीज समझ में आता है कि ब्लड टेम्परेचर मेंटेन करता है, आपके बॉडी का हीट मेंटेन करता है। यह बात याद रखिएगा, ब्लड क्या करता है? हीट मेंटेन करने के काम में आता है बनेगा। देख लीजिए प्लाज्मा बेटा, इसके बारे में देखिए, कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। प्लाज्मा का जो 55 से 60% होता है उसका 90% जल होता है, वाटर होता है। क्या 98.4 सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सही है, सही बोला। ये फ़ारेनहाइट, इतने में तो तुम बचोगे नहीं। फ़ारेनहाइट 98% क्या होता है? जल होता है, ये बात याद रखेंगे। दूसरा देख लीजिए बेटा, इसके बाद 7% जो इसमें होता है वो प्रोटीन होता है। दो प्रकार का प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, इसको अंडरलाइन करिए, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, और दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये दो प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। एक लिखिए, इसी में बेटा 0.9% सॉल्ट भी होता है, नमक भी होता है बनेगा। 0.9% नमक भी होता है, ये बात याद रखेंगे। उसके साथ साथ 0.1% क्या पाया जाता है बेटा? इसमें पाया जाता है आपका बाकी के गैसेस और बाकी जो थोड़े बहुत जो फैट और बसा टाइप की जो चीजें होती है जिससे सेल वगैरह डिजाइन होता है, सेल वगैरह बनते हैं। कुछ अन्य मटेरियल, अदर करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 0.1% अदर्स करके लिख लीजिए। अन्य कुछ चीजें पाई जाती हैं जो काम की इतनी ज्यादा नहीं रहती हैं। जैसे इसमें आपका आ जाता है ग्लूकोज हो गया, कुछ वसा के अलग अलग प्रकार के ग्लिसरॉइड या ऐसा होते हैं जिसकी वजह से सेल का निर्माण होता है, यानी ब्लड सेल्स के वगैरह का इसका निर्माण होता है, वो लिख लीजिएगा। आगे बात करते बेटा, इसी में ये जो प्लाज्मा होता है बेटा, इसी से हम सीरम निकालते हैं। एक चीज याद रखिएगा, सीरम, इसी से हम क्या निकालते हैं बेटा? सीरम निकालते हैं। और ये सीरम क्या होता है? फाइब्रिनोजेन होता है, जिससे क्या होता है? क्लॉटिंग में मदद होता है। फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है। ये क्लॉटिंग में मदद करता है। क्लॉटिंग मतलब रक्त के थक्के बनाने में बहुत मददगार साबित होता है, क्लॉटिंग का निर्माण करता है। हम आगे बात करेंगे कि ये किस किस तरीके से क्या क्या चीज निकालता है बनेगा। फाइब्रिनोजेन और कुछ प्रोटीन मिलके आपका बनाते हैं। हम आगे क्लॉटिंग जब देखेंगे प्रक्रिया तो एक एक करके देख लेंगे कि क्या क्या होता है। आइए ब्लड्स के बारे में देखते हैं। ये जो ब्लड कॉर्पसल है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए एक एक करके। बेटा आप देखोगे कि ब्लड कॉर्पसल्स में 3 चीजें होती हैं। पहला
आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और तीसरा होता है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा प्लेटलेट्स, आपको जब पता है कि कोई भी बीमारी होती है तो ये प्लेटलेट ही गिरता है, और ये प्लेटलेट क्या करता है, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जैसा काम करता है, आपको लड़ने की एक वो देता है। बेटा प्लेटलेट जो होता है वो एक हेल्थी व्यक्ति में कहा जाता है कि 1,75,000 से चालू होकर आपका 4.5 लाख तक होना चाहिए। 1,75,000 से लेके 4.5 लाख तक होना चाहिए किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट होनी चाहिए। इससे अगर कम है तो दिक्कत। कुछ छूट गया? अरे बोलो, हाँ बोलो बेटा। आरबीसी वो होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। इनमें नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। डब्ल्यूबीसी वो है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है। अच्छा, अब यहीं पे पहला प्रश्न, अगर मैं बोलूं कि ऐसा कौन सा ब्लड का पार्ट होता है जिसमें आरएनए डीएनए होता है, तो किसमें पाया जाएगा? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है, ये चीज याद रखेंगे। मेरा दूसरा सवाल कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? ऑक्सीजन को। बेटा अगर इसमें न्यूक्लियस होगा तो उसका एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा, इसीलिए ये ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए इसमें वो होता। अब हम अलग से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है? लिखिए आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बेटा, लाल रक्त कणिकाएं। पहला, ये बोन मैरो में इसका क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं या डेवलप होता है, वहां पर विकास होता है बोन मैरो में। इसका लाइफ साइकिल बेटा, जीवन प्रत्याशा अगर हम बोले तो कितना होता है? लिखिए 120 डेज होता है, दिन होता है। ये बेटा डेथ कहां होता है? 2 जगह जाता है। इसका सुसाइड बैग कहलाता है, प्लीहा, स्प्लीन, और ये जब टूटता है या डिसइंटीग्रेट होता है तो लीवर में भी जाता है ये, इसीलिए ग्रेवयार्ड कहा जाता है इसका लीवर। अब 2 अलग अलग चीज बता रहे हैं। नेचुरली जब डेथ होता है वो स्प्लीन होता है, परंतु बीच में रैप्चर वगैरह हो जाए, ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट, कहां माना जाता है? लीवर को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर में टूटता फूटता है तो ये लीवर जाता है। आपको याद है मैंने बताया था लीवर में खास प्रकार का सेल पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कुफर सॉइल सेल, कुफर सेल। कुफर सेल क्या करता है? ये ब्लड को मारने का काम करता है, ब्लड को डिसइंटीग्रेट करता है, गलाता है, और उससे क्या करता है? हिपेरिन बनाता है। याद आ रहा है? हिपेरिन बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। क्या करता है ये? ब्लड क्लॉट करने में मददगार होगा। हम देखेंगे एक एक करके बन जाएगा। एक और चीज देख लीजिए बेटा, रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो बेटा बाइकनकेव होता है। कनकेव को क्या बोलते हैं? उत्तल या अवतल? हैं? अवतल बोलते हैं, जो भी हो देख लेना, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? ये इस तरह का होता है। तो अब जो भी आपको लगे आप देख लेना। बाई का मतलब होता है डबल, तो एक जो होगा वो देख लेना। ये ऐसा, ये हुआ। अब 2 है तो यहां से ये ऐसा, तो रक्त ऐसे ही बनता है, वो अलग हो जाएगा, कन्वेक्स कहते हैं। अरे लेंस और ग्लास में अंतर होता है। ये यहां देखिए, ये ऐसे बोल रहे हो ना, ठीक है? और बाई की बात करते हैं तो ये आधा है तो दूसरा वाला ऐसे जुड़ा, इसी को कहते हैं बाई कनकेव, ठीक है? अब यहां पर अगर हम बोल दें, इसको बड़ा ध्यान देखना, अगर इसी को हम ऐसे बना दें, ये बना दें और ये जोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ब्लड होता है हमारा। समझ में आ रहा है? इसको बाई कनकेव कहते हैं। ये बात याद रखना कि 2 अलग अलग कनकेव को जोड़ा गया है, यानी अगर ये कनकेव ऐसा है, इसको हमने ऐसे जोड़ा, ऐसा रक्त होता है, एग्जैक्ट सर्कुलर भी नहीं होता,
ठीक है, ये बात याद रखेंगे, इसका बाइकनकेव शेप होता है। ठीक, चले अब उसके बाद से देखिए थोड़ा सा और बात बता देते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कुछ घटक होते हैं हेमोग्लोबिन, मतलब कहा जा सकता है कि लाल रक्त कणिकाएं जो बनती हैं वो मेनली हेमोग्लोबिन से ही बनती हैं। अलग अलग चीज होती है इसमें। हेमोग्लोबिन के अलावा भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। उसके कारण लाल रंग कह सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या रहता है सर? पानी होता है भाई, कैसी होती है आरबीसी में कहां का पानी डालेंगे? दिखाते हैं क्या होता है। इसके अलावा प्लेटसेल पाया जाता है बेटा, इसमें जब इसको तोड़ा जाता है उसमें फाइब्रिनोजेन पाया जाता है और बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो ब्लड को जब कभी आप लोगों ने ट्रांसफ्यूजन सुना है बेटा? ट्रांसफ्यूजन सुना है कभी? आप जब जाते हो कहीं पर, आपने कभी प्लेटलेट वगैरह चढ़वाया है कहीं ब्लड में? क्या करते हैं उसमें? हाँ, येलो कलर का वो होता क्या है? कैसे निकलता है? पहले ब्लड निकाला जाता है, उसको ट्रांसफ्यूजिंग मशीन में घुमाया जाता है, उससे जो ब्लड का जो ये सीरम वाला पार्ट होता है और बाकी जो इसमें हेमोग्लोबिन और आयरन वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है और अंत में केवल प्लेटलेट बचता है जो सेमी येलोइश कलर का होता है, वो आपके सही में है। यानी कि आरबीसी में इसके अलावा हेमोग्लोबिन के अलावा क्या निकलता है? प्लेटलेट निकलता है। समझ में आ रहा है? आरबीसी हो गया, प्लेटलेट अलग हो गया। आरबीसी के अंदर ही, ब्लड कॉप्सेल्स के अंदर ही क्या होता है? आपका प्लेटलेट वगैरह होता है। इसीलिए मैंने यहां पर तीनों को ऐसे करके लिखा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और इन्हीं रेड ब्लड कॉप्सेल्स में प्लेटलेट होता है। लेकिन प्लेटलेट इनके थ्रू निकलता है, डायरेक्टली प्लेटलेट्स कभी नहीं निकलता। तो जो आरबीसी को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं उससे प्लेटलेट निकलता है, वरना ये नहीं निकलता है कभी भी। समझ में आ रहा है? आरबीसी के वजह से निकलता है, आरबीसी से निकलता है। मतलब वो हेमोग्लोबिन जो रहता है उसकी वजह से प्लेटलेट्स ना, हेमोग्लोबिन की वजह से नहीं होता, हेमोग्लोबिन की वजह से वो ऑक्सीजन कैरी कर पाता है और हेमोग्लोबिन को और आयरन को निकाल दोगे तो प्लेटलेट बच जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसमें बेटा, ये जो हीमो शब्द है ये लोहे के लिए माना जाता है, आयरन के लिए, और ये ग्लोबिन जो है ये बेटा प्रोटीन कहलाता है। बनेगा, हीमो जो होता है वो कहलाता है आयरन कंपाउंड और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन कंपाउंड कहलाता है। बनेगा, आगे देखिए एक चीज और बता देते बेटा इसी में, जब आप सोते हो, स्लीपिंग करते हो, यही कहीं नोट डाल लीजिए, जब आप सोते हो बेटा तो आपके शरीर में 4 से 10% आरबीसी घट जाता है। और किसी माउंटेन रीजन में अगर आप जाते हो, पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हो बेटा, तो ये याद रखेंगे माउंटेन रीजन में आपके शरीर में 30 से 40% आरबीसी बढ़ जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। आप किसी माउंटेन क्षेत्र में जाते हो तो आपके शरीर में 30 से 40% लाल रक्त कणिकाएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए लोग लाल हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू, ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है, बन जाएगा। देख लीजिए एक और चीज लिखिए बेटा, हेमोग्लोबिन को नापा किससे जाता है? ये लिख लीजिए, हेमोसाइटोमीटर। ये पेपर में आ सकता है, हीमोसाइटोमीटर। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन नापा जाता है, मेजर करने के काम आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बन जाएगा। और देखिए दूसरा डब्ल्यूबीसी। बेटा डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इसे। बेटा अगर हम बात करें इसमें, थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा समझिए बेटा। इसके 5 प्रकार के अलग अलग घटक होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सब होते हैं। इसमें पहला न्यूट्रोफिल को देखिए। डब्ल्यूबीसी में एक होता है घटक न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल, एक होता है स्नोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नोफिल, ये याद रखेंगे। और
किलर टी सेल या किलर एनके टी सेल, ऐसे लिखिए किलर एनपी सेल, या इसी को किलर टी सेल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां देखिए, इसको समझिए। न्यूट्रोफिल बेटा डब्ल्यूबीसी के लगभग 40 से 44% होता है। जितना भी डब्ल्यूबीसी होता है उसका 40 से 44% यही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी पहली बार जर्म्स आता है तो ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस बनाता है। मैं तब देखिए बताते हैं, एनगल्फ करना। जो भी बैक्टीरिया वायरस जाता है वो क्या करता है, उसको एनगल्फ कर दे। यहां देखो, आप लोग देखे होंगे, बताता हूं। आपके शरीर में फोड़ा फुंसी होता है। सपोज कीजिए यहां पे अगर मैं कट लगा दूं कुछ इंफेक्शन करके, क्यों पिंग, हाँ वही हुआ है। क्या होता है, बड़े ध्यान समझिएगा बेटा। क्या होता है, कहीं पर हल्का सा कट जाता है या कुछ कीटाणु आ जाता है तो आपने देखा वहां पे फोड़ा हो जाता है, ऐसा करके। ये देखिए, आपका अगर ये चेहरा है तो चेहरे पे आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसा हिस्सा निकल आता है जिसको आप पिंपल वगैरह बोल देते हो, चेहरे पे खास तौर पे कोई, हाँ जो भी हो। अभी होता क्या है, इसकी प्रोसेस समझो बेटा। आपको पता है ना कि चेहरा बहुत सेंसिटिव होता है, छिद्र बहुत पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का ये चेहरा है, सपोज कीजिए, और उस छिद्र में कोई माइक्रोब्स आके एंटर करता है। जैसे ही एंटर किया उस छिद्र से तो क्या करता है, सपोज कीजिए कि ये यहां पर आपका एक बैक्टीरिया आया, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी में सबसे पहला प्रोटेक्शन करता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है, इसके चारों तरफ एक आवरण बना देता है, बैक्टीरिया के वायरस के, इसके चारों तरफ आवरण बनाया। अब एक बात बताइए, कोई चीज आवरण बना देगा तो क्या शरीर के अंदर रखेगा, नहीं, इसको शरीर के बाहर निकालने के लिए ऐसा फोड़े जैसा वो कर देता है। चारों तरफ किसकी लेयर होती है, प्रोटीन की। वो प्रोटीन क्या करता है, कई सारी चीजों को लेकर बाहर आ जाता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया यहां है इसको लेकर वो बाहर चला जाएगा। समझ आ रहा है, अब समझ आया कि आपका शरीर कैसे काम करता है। आपके शरीर से जब निकल के आता है, हम क्या करते हैं गलती, यहां देखिए, आपके शरीर में अगर ये निकला तो हम क्या करते हैं, उसको दबाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हम दबाते हैं क्या करते हैं पता है, हमसे इतनी बड़ी गलती होती है, दबाते हैं ना तो आसपास का पूरा एरिया रैप्चर खोल देते हैं। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया मरने की जगह पर वो पूरे जगह फैल जाता है। और इसीलिए यही हुआ ना, एग्जैक्टली यही हुआ होगा। अब एक बात बताते हैं, जो इजिली आपके चेहरे पे जहां पे निकला है, आप छोड़ दो 3 दिन के लिए, ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा बॉडी। वो क्या करेगा, जैसे ये हटेगा ना तो एकदम क्लीन आपका चेहरा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे आप उसको प्रेशराइज करके दबाते हो, 3-4 दिन बाद वो सूखेगा जरूर, लेकिन वो पूरा डार्क स्पॉट बना देगा। क्यों होता है, पूरी स्किन टाइट हो जाएगी और काला पड़ जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप दबाते हो तो उसको पता चलता है फोर्सफुली किसी ने वहां पर इंसर्ट किया है, तो पूरा ब्लड को ले जाकर यहीं पर वो कर देगा, जमा देगा। इससे आपका चेहरा काला पड़ जाता है वहीं पर। इसीलिए क्लीन छोड़ दो। इसीलिए जब भी किसी को पिंपल होता है तो क्या करते हैं, आजकल एक ट्यूब दिया जाता है आपको पिंपल रिलीव करने के लिए। क्या करता है पता है, वो कुछ नहीं करता, इस पे लगाने के बाद उसको, इस फोड़े को जल्दी रिलीज कर देता है। इससे आपका चेहरा ठीक हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, शरीर आपका खुद ही इतना स्मार्ट है कि आपके चेहरे पे आने वाली किसी भी चीज को खुद ही बाहर निकालता है। अब दिमाग में बोलोगे सर कहीं और भी तो फोड़ा हो जाता है, बिल्कुल होता है। जब होता है आप उसको छोड़ दो, आप कुछ मत करो, आप देखोगे कि 7-8 दिन बाद, बड़े से बड़ा फोड़ा 7-8 दिन बाद ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। और जब वो प्राकृतिक तौर पर रिलीज होगा, आपके शरीर पे, चेहरे पे निशान नहीं छोड़ेगा वो। जब हम उसको फोर्सफुल मारते हैं तब वो छोड़ जाता है। अब जैसे तुम्हारा ठीक होगा ना, वो काला रंग छोड़ जाएगा, ठीक है, तभी तो असर हो रहा है ना तुमको दबा के। चलो बनेगा। इसमें क्या प्रक्रिया होती है, फैगोसाइटोसिस, ये याद रखेंगे। इसको एंगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया, वायरस बनेगा। एनगल्फिंग मतलब खाना, लिख लीजिए। बैक्टीरिया, ये जीवाणु या विषाणु को खाने की प्रक्रिया होती है।
ये आपका न्यूट्रोफिल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेगा। एक और चीज देख लीजिए बेटा, बेसोफिल पहला प्रोटेक्शन के बाद दूसरा लेयर होता है प्रोटेक्शन का। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को। कैसे करता है? बहुत आसान है, हम बता देते हैं। प्रोटेक्ट करता है एक्चुअली में बेसोफिल का काम होता है एक मेमोरी इमेज क्रिएट कर लेना। ये क्या करता है? मेमोरी क्रिएट करता है। किसकी? बैक्टीरिया वायरस की। करेक्ट। दोबारा आएगा तो हम कर लेंगे कवर, पहली बार में नहीं, दूसरी बार करेंगे। ये करता है। और ये क्या करता है पता है? मेमोरी करके ये एमआरएनए के थ्रू ट्रांसफर कर देता है। किसको? देख लेना, यहां देखिए, मैसेंजर आरएनए। हम पूरा डिटेल तो अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए समझा। मैसेंजर आरएनए होता है, ये क्या करता है? आपके लिम्फ नोड में, बड़े ध्यान समझिएगा, लिम्फ नोड में इसका डेटा भेज देगा। और ये क्या करेगा? आपके शरीर में प्रोटीन यानी एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा। एंटीबॉडी। आपके शरीर को कैसे पता चलता है कि कौन सा एंटीबॉडी बनाना है? तो ये एक फोटो खींच के ले जाता है उसकी, बोलता है कि ये वायरस आया है, इसकी एंटीबॉडी क्रिएट कर दो। और जैसे उसकी एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा तो नेक्स्ट टाइम पे जब वो अटैक करेगा उससे ठीक हो जाएगा। जब आपको कोरोना का वायरस लगाया जाता है ना, तो कोरोना का वायरस को कैसे बॉडी रिकॉग्नाइज करता है कि ये वायरस आया है? ये करता है बेसोफिल, उसको रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद मेमोरी क्रिएट करता है, ट्रांसफर आरएनए उसको ले जाकर प्रोटीन जहां बनता है वहां करता है, और फिर एंटीबॉडी क्रिएट कर देता है बॉडी में। अभी इतना समझ लीजिए, बाद में हम इसको और डिटेल में इम्यूनिटी सिस्टम में देखेंगे, लेकिन ये चीज याद रखेंगे। इस्नोफिल का देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपके शरीर में बेटा ये 1 से 4% होता है। इस्नोफिल 1 से 4% पाया जाता है। यह सबसे खतरनाक होता है आपके शरीर में। जितने भी लोगों को आपने एलर्जी देखा है ना किसी चीज से, इसी से होता है। बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर भी है ये एलर्जी जो होता है इस्नोफिल। आपके शरीर में अगर ये 4% से ज्यादा चला जाए तो आपके शरीर को खाना चालू कर देता है। मतलब आपके रक्त को खाकर क्या करने लगेगा? पचाना चालू कर देगा, और आपके शरीर को ब्लड क्या करता है? वाटर में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। इसमें क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन के लिए होता है। एलर्जिक रिएक्शन के लिए होता है, यह बात याद रखेंगे। आपके शरीर में जितना भी एलर्जी होता है, एलर्जी मतलब किसी भी चीज से, आपको कई लोगों को बेटा उससे होता है, क्या बोलते हैं, जो स्टार्च वगैरह होता है उससे होता है। कई लोगों को फूल के ग्रेन से होता है, कई लोगों को अलग अलग डस्ट पार्टिकल से होता है। उन सबको जो एलर्जी होता है वो इसी कारण होता है। एक और आपको बताऊं, इम्यूनिटी सिस्टम में इसको ये कहा जाता है IgE। आगे हम बात करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। ये आपके अंदर होगा तो आपको किसी न किसी चीज से सेंसिटिविटी होगी। और अंत में किलर टी सेल और एनपी सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे जब इम्यूनिटी के बारे में। ये एक्चुअली डिजीज को किल करने का काम आता है, तो बस आप किलर टी सेल मानिए। एक और चीज, अगर आपसे मैंने पूछा था कि आरबीसी कहां बनता है, तो डब्ल्यूसीबी कहां पर बनता है? डब्ल्यूबीसी ये कहां बनता है? ओके, और ये बात तो करेक्ट है, ये बोन मैरो में बनता है डब्ल्यूबीसी। दूसरा, बोन मैरो से ज्यादा ये लिम्फ नोड पे बनता है। ये याद रखिएगा, लिम्फ नोड, गठान जहां जहां रहती है लिम्फ नोड पे बनता है, और बोन मैरो में तो बनता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पेपर में आपको यही आएगा। लिम्फ नोड पूरे, आप यहां पे छूओगे तो होगी, आपके पूरे बॉडी में अलग अलग होती है। दिखा देता हूं, पूरे बॉडी में होती है। करेक्ट, ये एक प्रकार का टिश्यू होता है जो गठान जैसी बन जाती है। दिखाता हूं, ये देखिए लिम्फ नोड दिखाता हूं, आप हर जगह होती है। ये देखिए आपके पूरे बॉडी में होती है। ये आप देख पा रहे हो, ये इसको देखो, ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इससे पूरे बॉडी में आपकी लिम्फ नोड होती है। ये दिख रहा है, यहां यहां हर जगह, आपके पूरे बॉडी में हर जगह होती है लिम्फ नोड, जहां से आपको ये रिलीज करता है। पूरे बॉडी में होती है, दिख रहा है। तो ये क्या करती है? डब्ल्यूबीसी रिलीज करते रहती है टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो के अलावा ये याद रखिएगा, यहां से आपको ये निकलता है। अब जैसे मैंने बोला था आरबीसी के बारे में, उसी तरह इसके बारे में देख लीजिए बेटा। अगर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो
एक बात बताइए, कितने प्रकार कितने दिनों के लिए इसका लाइफ साइकिल होता है? कहीं 3-4 रहता है, कहीं 13 से 20 रहता है। लिख लीजिए, कुछ घंटों से लेकर, लिखिए फ्यू आवर से लेकर 1 वीक मैक्सिमम। कई कई जगह लिखा रहता है, कई जगहों पे 1 से 2 दिन लिखा रहता है। यह सबसे वैलिड है क्योंकि एनसीईआरटी इसको लिखा है। मैं भी बता देता हूं, बाय डिफॉल्ट यूपीएससी ने इसको एक्सेप्ट किया है। आपको दोनों बता दूं, यूपीएससी भी सवाल इससे पूछ चुका है इसके ऊपर। ये भी फ्यू आवर से लेके 1 वीक यूपीएससी का मानना है, और 1 से 2 दिन एनसीईआरटी क्लास 11-12 बोलती है। तो आपको दोनों मैंने बता दिया कि क्या हो सकता है। ठीक है, बनेगा। और देख लीजिए बेटा, इसका शेप अमीबा जैसा होता है। अमीबा जैसा इसका शेप होता है, अमीबा जैसा इसका आकार होता है। उसके बाद लिख लीजिए, आरबीसी आपके बॉडी में कितना रेशियो होता है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो क्या है? आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी इक्वल टू 600:1, यानी जितना आपके में आरबीसी होगा उसका 1%, यानी 600% अगर आरबीसी है तो 1% डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये भी देखिए, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? करेक्ट, ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का क्या होता है? ये बनता कैसे है? ब्लड क्लॉट को लिखिए बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक, लिख लीजिए थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रम्बिन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन, ये 3 चीज मिलते हैं। क्या क्या बोला? थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रम्बिन, ये तीनों चीज मिलते हैं, फाइब्रिनोजेन। तब आपके बॉडी में बेटा, अच्छा ये दोनों एक्टिव होते हैं एक कारण से, थ्रोम्बिन ये एक एक्टिव होते हैं कैल्शियम की मदद से। ये याद रखेंगे, कैल्शियम इसमें बहुत बड़ा मददगार होता है। बनेगा। इसके बाद फाइब्रिनोजेन की मदद से ये क्या बनते हैं बेटा? फाइब्रिन बनते हैं। फाइब्रिन, ये याद रखिएगा, ये तीनों जब मिलेंगे तो फाइब्रिन बन के आएगा। अब फाइब्रिन क्या करता है? ब्लड वेजल्स के साथ मिलता है। ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? ब्लड कॉर्पसल्स के साथ मिलेगा, यानी रक्त कणिकाओं के साथ ये मिलेगा और क्या बना देगा बेटा? ये बना देगा आपका क्लॉट, ये रक्त को क्लॉट कर देगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये तभी संभव है जब आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा हो, ये याद रखिएगा। तो 2 चीज आपको बता दिया, क्या क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रम्बिन, ये कैल्शियम की मदद में एक्टिव होते हैं। जब ये फाइब्रिनोजेन से मिलते हैं तब क्या करते हैं? फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन और ब्लड कॉर्पसल्स जब मिलते हैं तब क्या करते हैं? क्लॉट करते हैं। लेकिन ये तभी एक्टिव होते हैं जब क्या हो? आपके शरीर में पोटेशियम हो। तो अगर कोई ये बोले कि ब्लड क्लॉट होने में किस चीज की मदद पड़ती है, कौन से मिनरल की, तो पोटेशियम की मदद होती है और कैल्शियम की मदद होती है। यही एमपीपीएससी पूछ चुका है कि ब्लड क्लॉट करने में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्लॉट मतलब रक्त का थप्पा लगना। जब चोट लगती है तभी तभी नहीं, चोट लगने के बाद ही, उसके पहले कैसे जमेगा? चोट लगेगा, रक्त आएगा तभी तो जमेगा, पहले भी आता है। उसके पहले ब्लड क्लॉट होता है। चोट नहीं लगी उसके पहले भी तो हो जाता है क्लॉट। कैसे कैसे? हम भी तो जानना चाह रहे हैं। हैं? क्या? अरे वो अलग चीज होती है। अरे जो थक्का भी जम जाता है भाई साहब तो काट दो तो चोट लगेगा ना, अरे नहीं। पर उसको बोलते हैं रक्त। नहीं, हम समझ गए वो क्या बोलना चाह रहा है। वो ये बोलना चाह रहा है कि जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बेटा कैंसर कहते हैं। ल्यूकोमिया। करेक्ट, ल्यूकोमिया, वही हम बोलने वाले थे। उसको डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाए एक नॉर्मल से, उसे बेटा कल से मत बैठना, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का सेल डिवीजन बहुत तेज होता है, वो थक्का बनता है। नॉर्मल कंडीशन में थक्के नहीं बनते बेटा, तो गलत फहमी में जिंदा हो।
नॉर्मल कंडीशन में थक्का बन जाएगा तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, इंजेक्शन लगाते वक्त तक एक एयर बबल तक नहीं जाने देते हैं। थक्का बनेगा तुम जिंदा रहोगे। थक्का मतलब रेड कलर का पड़ नहीं जाता सर नॉर्मल। हम समझ गए तुम क्या बोलना चाह रहे। ये जब चोट लगने पे यहां पे गुत्था बन जाता वो, वहां पूरी टाइप का समझ। अरे तो बेटा वो तो शरीर का मैकेनिज्म है, वो एरिया ब्लॉक कर देता है। यहां समझो, यहां समझना है, जो हम तुम्हारी तकलीफ हम समझ रहे हैं। पूरे बॉडी में बड़े ध्यान समझना, ये सब बॉडी है, आपके बॉडी में कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुकता कभी भी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके बॉडी का कोई हिस्सा है, अगर आपका हाथ है, आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो उस हाथ में आप देखते होंगे कि एक पैच आ जाता है। जैसे कई बार गेट के आगे हाथ आ जाता है तो काला काला पड़ा, बेटा वो क्या करता है, उसको मैकेनिज्म कहते हैं, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। वो क्या करता है, जिस जगह पे लगता है पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन वहां आ जाता है जमा होने के लिए, ताकि जल्दी उसको कवर कर सके। क्यों ऐसा कवर करने के लिए बोलता है, पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जाके उस एरिया को ब्लॉक कर देता है ताकि वो बैक्टीरिया वायरस बाहर ना सके। शरीर को तो एक ही चीज समझ में आता है कि बैक्टीरिया वायरस का अटैक हुआ है, उसे थोड़ी समझ में आता है कि तुमने हथौड़ी मार दिया है अपने हाथ में। उसे तो सिर्फ ये चीज समझ में आता है कि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ तो उस एरिया को ब्लॉक कर दो। इसीलिए, और क्यों करता है पता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन इसलिए होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या हो रहा है, ब्लड कॉप्सल्स के साथ फाइब्रिन मिलेगा। फाइब्रिन क्या होता है, जाल होता है। और इसके आगे जाऊं, अभी देखिए आपको इतना डिटेल नहीं बताया था, लेकिन आप समझ ले तो समझ लो बेटा। यहां समझो बेटा, के सब देखो बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। हम पूरा डिटेल नहीं गए आपको, क्योंकि और डिटेल जाएंगे तो आप बायोलॉजी थोड़ा ना, साइंस है, साइंटिस्ट डॉक्टर थोड़ा बनना है, बनाना हो तो वही बना दे। लो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होता है, और इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन ये भी प्रोटीन होता है। ये जाली नुमा आकृति क्रिएट करते हैं। कैसे, ये दोनों कैल्शियम की मदद से थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन उसके बाद से फाइब्रिनोजेन से मिलता है। फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है, ये भी जब ये मिलता है तब क्या करता है, फाइब्रिन का निर्माण करता है। ये वास्तविक जालीनुमा आकृति होता है। और इसके बाद जब ब्लड से मिलता है तब जाके आपका पोटेशियम की मदद से क्या क्लॉट करता है। इतना ही नहीं, इसमें विटामिन के की भी जरूरत पड़ती है। अगर पेपर में आ जाए कि ब्लड क्लॉट करने के लिए कौन सा प्रोटीन की जरूरत है, विटामिन के होते हैं, विटामिन के। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है उसको पता है कौन सी बीमारी होता है, उसको हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया मतलब क्या, उसका शरीर में रक्त क्लॉट होगा ही नहीं। आपने ये सुना है, इसको क्या बोलते हैं, क्वींस डिजीज कहते हैं। ये जेनेटिकल डिजीज होता है, ये पेपर में आया हुआ है ना, दिखा देते। लो रुक जाओ, हम इतना डिटेल इसलिए नहीं जा रहे थे, तुम्हारे जितना काम का है उतना हमको बताने को, तो हम इसीलिए कई बार मुस्कुराते रहते हैं कि चलो ठीक है। ये देखो हीमोफीलिया क्या है भी दिखाते हैं, डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज है। ये क्या लिखा रहा है, क्या लिखा, देखिए हीमोफीलिया इज ए प्राइमरली हेरिडिटरी जेनेटिक डिजीज लिखा रहा है। ये जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होता है पता है, आपके शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन स्पेशली इन द एक्स क्रोमोसोम दैट लीड टू द डेफिशिएंसी एंड एब्सेंस ऑफ एसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। एसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर गायब हो जाता है। कौन सा होता है वो देख लीजिए, मोस्टली फैक्टर 8 हीमोफीलिया 1 और फैक्टर 9 हीमोफीलिया बी। इट इनहिबिट ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट, लिखा रहा है, क्लॉट करने में असमर्थ हो जाओगे, और कॉजिंग प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। इसमें अगर हल्का सा ब्लेड किसी को मार दे, मर जाएगा वो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उसे बचा नहीं सकते। ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या करते पता है, नहीं, ऐसे लोगों के लिए अलग से क्लॉटिंग एजेंट डाला जाता है उस एरिया में जहां कटा होता है। अगर टाइम पे पहुंच गए तब क्लॉटिंग एजेंट मतलब आर्टिफिशियली क्लॉट किया जाता है, उसके ऊपर परत लगा दी जाती है, तब जाके वो रुकता है, मुझे रुकता नहीं है। और यहां देखिए इनमें क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक एटेंस, ठीक है कॉन्जेनाइटल तो होता ही है, एक्वायर्ड हीमोफीलिया ये तो छोड़ो, इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए दो चीज क्या लिखा है, हीमोफीलिया 1 इसके फैक्टर से BC, ये तो ठीक है, इसी को क्वीन डिजीज, फैक्टर जीन्स को फैक्टर ही कहते हैं, जेनेटिकल डिजीज को क्वींस डिजीज। देखना अभी दिखाता हूं, ये क्वीन विक्टोरिया डिजीज यही है, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, शाही बीमारी। ये देखिए क्वीन विक्टोरिया को यही डिजीज था, फीलिया बी जेनेटिक डिजीज, इसीलिए इसे क्वींस डिजीज भी कहा जाता है।
ये पेपर में आया हुआ सवाल है, हीमोफिलिया ये डिसऑर्डर होता है बेटा। अभी हम वहां नहीं गए हैं इसीलिए हम नहीं जा रहे थे, लेकिन तुमको डिटेल चाहिए तो हम बता दिए कि क्या प्रॉब्लम होती है। और वो जो तुम थक्का बोल रहे हो बेटा वो एक्सीडेंटल शरीर का मैकेनिज्म है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुका, उसको रोकने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए क्लॉट होता है, वो क्लॉट नहीं कहलाता, उसको थक्का कहते हैं। ये डिजीज को क्योर करने का तरीका होता है, वो क्लॉट नहीं है बेटा। और जो तुम्हारे शरीर में जो गठान पड़ती है ना, गठान पड़ने पे वो कैंसर है, सेल डिवीजन है, डॉक्टर को चेक करवाओ हैं, ठीक है। पूरा बन जाएगा, मैं लिखवा दूं यहाँ बेटा, डिटेल में लिखना तो लिख लो यही नोट डाल के। विटामिन के चाहिए होता है। विटामिन के का केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम? फिलोक्विनिन, करेक्ट, फिलोक्विनिन। केशव याद है, याद करो, पास होना इस बार, तुम कंफ्यूजन में रहो, ठीक है। बनेगा, पूरा डिटेल बता दिया ब्लड क्लॉट का। अभी ब्लड खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, अभी ब्लड टाइप रह गए हैं। अभी हम आगे बात करेंगे एंटीजन, और फिर आपको हम ले जाएंगे वो जो है पूरा प्रोटेक्शन लेयर, इम्यून सिस्टम जो था पूरा, हम इसी से ले जाएंगे आगे तक। यहां देख लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन बनाता है कैल्शियम की मदद से, थ्रम्बिन फाइब्रिनोजन से मिलता है, फाइब्रिन बनाता है। उसके बाद फाइब्रिन ब्लड कॉर्पसल्स के पोटेशियम और विटामिन के की मदद से ब्लड क्लॉट होता है। किसी को अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है मतलब हीमोफीलिया की बीमारी है। लिख लीजिए, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम में होता है। लिख लीजिए, क्वींस डिजीज। मतलब लड़कियों में होता है। अरे एक्स क्रोमोसोम तुम्हारे अंदर भी तो होता है, एक्स वाई नहीं होता। गजब कर दिए हैं। नहीं, ये महारानी ही है हीमोफीलिया। लिख लीजिए, ये एक जेनेटिकल डिजीज है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है डिजीज ये। हाँ यही है शाही बीमारी मोरेलाल, इसी को रॉयल डिजीज कहते हैं। लो लिखे दे रहे हैं सब, ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम फैक्टर में होता है, इसीलिए इसको फैक्टर ए बी सी कहते हैं। 3 अलग अलग फैक्टर होते हैं, हम जब क्रोमोसोम पढ़ा देंगे तो बता देंगे फैक्टर क्या क्या होता है। जेनेटिकल डिजीज है। एक चीज और लिखिएगा, इसमें क्लॉटिंग एजेंट नहीं होता। क्लॉटिंग एजेंट का मतलब क्या? पहली बात, विटामिन के की प्रॉब्लम होती है इनमें, और दूसरा क्लॉटिंग एजेंट का क्या होता है, ये नहीं होता, तो थ्रोम्बिन नहीं बनता, और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो पहला स्टेज ही नहीं बनेगा। ऐसे लोगों को एक सुई मार दो, मर जाएंगे, खून निकलते रहेगा उससे, वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है। जैसे उनको स्टिच वगैरह कर दूं तो रुक तो जाता होगा। बेटा बता तो दिए, स्ट्रेच से नहीं रुकता बेटा। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, 2 चमड़ियों को जोड़ा जाता है, इनमें इतना होता है कि एक सुई मार दो तो खून निकलने लगता है, और वो खून नहीं रुकता। बेटा आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत तेज होता है, अगर आपके शरीर का एक भी वेसल में काट दूं इतनी तीव्र गति से, आपको पता है ना कि अगर यहाँ की नस मार देते हैं या पैर की नस मार देते हैं, क्यों मर जाता है इंसान? पता है, किसी व्यक्ति को मारना हो तो यहाँ पे अगर कट लगा दो वो मर जाएगा, उल्टा टांग दो तो। और सबसे आसान तरीका है किसी व्यक्ति को मारने का, उल्टा टगा दो और गले के पास हल्का सा चीरा मारो, फट से मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? पूरे ब्लड का सर्कुलेशन यहीं आ जाता है, इसीलिए बहुत जल्दी मरता है। समझ आ रहा है? तो जो लोग किसी को तड़पा के मारना चाहते हैं, या जो बहुत ही जो नहीं आशिक टाइप के लोग, तो वो यहीं ब्लेड मारते हैं ना, उनको बोला करो कि अब जब मिले ना तो ये देखो हम तरीका बता देते हैं। अब बोलना उनको कि भाई यहाँ दिखाने के लिए यहां मत मारो, यहां मारो, नहीं नहीं वहां नहीं, वहां है तो आप जल्दी फील होगा। सर मेरा एक दोस्त है, उसके ये फ्लो जाती हुई तुम रहने दो भाई, तुम्हारी बात 10 से 12 के साथ बैठ चुके हैं सर ऑलरेडी। रहने दो, आज का दिन भी हुई है। चलो जाओ, ख्याल रखो, पढ़ाई करो, आगे हम कल देखेंगे। ओके चलिए, देखिए अभी तक हमने कितना चीज़ देखा, ह्यूमन सेल के बारे में, डायबिटिक टेस्ट के बारे में डायबिटिक बोल रहे हैं हमने अभी तक क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, उसके साथ साथ हमने बेसिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी की, लेकिन अभी तक हमने सेल डिवीजन वगैरह या प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम के बारे में अभी तक नहीं देखा है। लेकिन उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके साथ साथ क्या हो गया,
हमने बहुत बेसिक से बात करें तो आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम बता दिया है, इसके अलावा क्या बता दिया है आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिया, नहीं श्वसन प्रक्रिया बता दिया है। ब्लड में हमने अभी बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था, राइट। अब देखिए ब्लड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड की कोशिका के बारे में हम कुछ और डिटेल में चर्चा करना चाह रहे हैं, आप वो लिखिए। बेटा ब्लड जो है वास्तविकता में अगर हम बात करते हैं तो इसका प्लाज्मा जो होता है, अब देखिए दूसरे तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं ब्लड को। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, याद आ रहा है कल मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया था, जो लगभग हमने बताया था कि 55-60% होता है। तो अगर हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 55% मान लें, अप्रॉक्स है, अगर हम मान लें प्लाज्मा होता है, तो इसमें होता क्या क्या है उसको एक लाइन से लिखिए। प्लाज्मा में बेटा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला पाया जाता है फाइब्रिनोजेन, ये बात याद रखेंगे, फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्लॉटिंग के लिए, यही मैंने सवाल भी डाला है आज, क्लॉटिंग के लिए होता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। दूसरा होता है एल्बुमिन, दूसरा प्रोटीन होता है एल्बुमिन, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि एल्बुमिन जो होता है ये किस चीज के लिए काम होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी आपके शरीर का बैलेंस बरकरार रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब किस प्रकार का बैलेंस, आपके शरीर में गैसीय पिंडों को बरकरार रखता है, मतलब गैस का लेना और छोड़ना, आपके शरीर में इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए एल्बुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा की बात करते हैं बेटा ग्लोबुलिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको अलग तरीके से लिख देता हूं, ग्लोब्यूलिन के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज के लिए करता है बेटा, इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, यानी प्रोटीन बनाने में बहुत मददगार होता है, सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बनेगा। ग्लोबुलिन के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा बेटा प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट भी होते हैं, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं वो देखिए, अगर एक एक करके पोषक तत्वों के बारे में लिखें तो सबसे पहला पोषक तत्व में लिखिए अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड पाया जाता है, अमीनो अम्ल एसिड पाया जाता है, करेक्ट, प्रोटीन ही है, लेकिन अमीनो अम्ल लिखिए, ठीक है, अलग से बोल रहे हैं, अमीनो अम्ल लिखिए। इनके अलावा अमीनो अम्ल लिखिए, उसके अलावा ग्लूकोज, इसीलिए आप लोग को कंफ्यूजन हुआ था, चैट जीपीटी में डालते हैं इसलिए आपको ग्लूकोज दिखा देता है, ग्लूकोज। इसके अलावा तीसरा इसमें लिख लीजिए बेटा लिपिड, यानी कि फैटी एसिड होता है, फैटी अम्ल होता है, एसिड लिपिड, इसे लिख लीजिए, लिपिड पाया जाता है। तीन चीज ये। उसके अलावा हार्मोन क्या क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन एंड इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं है, मिनरल है, खनिज है, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, खनिज या हार्मोन और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। इसमें लिखिए सोडियम पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। यही कारण है कि मैंने पोटेशियम के बारे में बताया था, ब्लड क्लॉटिंग में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या हो गया, सोडियम Na हो गया और उसके अलावा पोटेशियम हो गया, साथ में थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम भी होता है, और यही कारण है कि कैल्शियम भी ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होता है। याद होगा जब मैंने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया था, आज ब्लड क्लॉटिंग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा वेस्ट क्या होता है, इसमें अन्य पदार्थ क्या होते हैं या अपशिष्ट क्या होते हैं। हार्मोन बेटा इन्हीं तीनों से मिलकर बनता है। हार्मोन अभी मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया है, हार्मोन बेटा पूरा हार्मोनल सिस्टम अलग से देखेंगे हम, इसलिए मैंने जानबूझ के स्किप मार दिया। वेस्ट की बात करते बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये याद रखिएगा, CO2 प्लस आपको ये भी पता है यूरिया भी इसी में होता है, क्योंकि ब्लड छड़ने के बाद ही यूरिया निकलता है, बनेगा। अच्छा यूरिया किससे बनता है, और ओके अमोनिया पहला हो गया, और अमोनिया ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस अगर बात करते हैं यूरिक अम्ल, ये तीनों जब मिला देते हैं तब बनता है आपका क्या, आपका यूरिया। ये बात याद रखेंगे, ये ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं किडनी के समय पढ़ाते वक्त, बनेगा। ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। अब दूसरा देखिए, अगर हम इसी में आपको ब्लड कंटेंट के बारे में बात करते हैं, जो ब्लड है इसके अलावा जो दूसरा होता है कॉर्पसल्स जिसको कहा जाता है की बात करते हैं। अब इसको देखिए, हम अलग पन्ने में लिख रहे हैं, ठीक है, तीनों प्रकार के कॉर्पसल्स के बारे में। ये यहां से डीप जाएगा आपका कॉर्पसल्स के बारे में, हमने पहले ही बात किया था, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हैं।
बेटा कॉर्पसेल्स की बात करते हैं तो ये लगभग 45% होता है, क्योंकि 55% हुआ है तो 45% ही है। इसमें सबसे पहला आता है बेटा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये हम थोड़ा डिटेल में आपको आरबीसी के बारे में बात कर लेते हैं, बनेगा? आरबीसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख लीजिए, ये थोड़ा आपको काम आ सकता है। बेटा इसको एरिथ्रोपोइसिस भी कहा जाता है, तो पोइसिस भी कहा जाता है। ये क्यों बोलते हैं अभी समझ लीजिए, एरिथ्रोपोइसिस ही क्यों कहते हैं। बेटा किडनी में एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको इरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है, जो पहला प्रश्न दिया था मैंने, किडनी में मेनली पाया जाता है, बनेगा? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है बेटा बहुत आसान है, बताता हूं। बेटा पूरे शरीर में एकमात्र किडनी है जो आपके ब्लड को छानता है, मेरी तरफ ब्लड को छानता है। एक बात बताइए, आपके शरीर में अगर ब्लड कम होगा वो कौन बता पाएगा? किडनी। क्यों? क्योंकि किडनी एक दिन में 180 लीटर, 160 से लेकर 180 लीटर तक खून छानती है। और किडनी को सबसे ज्यादा पता होता है कि आपके शरीर में इस बार मैंने छानने के दौरान जो है कई दिनों में 160 लीटर से कम खून छाना है। इसीलिए जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपको हेमोग्लोबिन गिरा हुआ दिखता है। ऐसा क्यों? हेमोग्लोबिन से पता चल जाता है कि शरीर में आपके रक्त कितना है। इसीलिए जब आपको 8 लिखता है ना, 8% हेमोग्लोबिन, ये तो ये क्या करता है, किडनी जो है इंडिकेट करता है, किडनी बता देता है। एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन होता है, जब आपके शरीर में बेटा जब रक्त की कमी होती है तो वो एक एंजाइम रिलीज करता है जो सिग्नल देता है कि आपके शरीर में रक्त की कमी है, बनेगा? तो ये बन जाएगा। इसीलिए इसको एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोटीन रिलीज होता है तब बोन मैरो को, स्टर्नम को, हां एक और चीज समझिए, कल की डेट में आपने एक चीज सुना होगा कि बोन मैरो आपके सबसे ज्यादा कहां बनता है? फीमर बोन में। सपोज कीजिए पेपर बनाने वाला चालाक है और फीमर को हटा दे, तो सबसे ज्यादा उसके बाद कहां पे आपका रक्त बनता है? स्टर्नम में, यहां जहां पर हड्डियां मिलती है, जो ये जो हड्डियां होती है यहां की आपके लंग्स के पास जो प्रोटेक्शन होती है, रिब्स जिसको कहते हो, ये जो 12 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स के बीच में एक हड्डी की तरह देखोगे बीच में एकदम होता है, बीचों बीच यहां जो फील होता है, जहां पर आपके रिब्स आके जुड़ते हैं उसको स्टर्नम कहते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा बोन मैरो यही बनता है। तीसरा अगर बोले तो पेल्विक बोन में। पेल्विक बोन एकमात्र ऐसी बोन है जिससे मेल और फीमेल में डिफरेंस किया जाता है। मान लो कि आपके शरीर को किसी ने मार के, आपको मारकर और आपको जला दिया, पता कैसे चलेगा कि आप मेल थे फीमेल थे? आपको पता है ना कि जब भी पोस्टमार्टम किया जाता है, सपोज करो कि सड़ी गली लाश मिली, डिग्रेडेड लाश मिलती है, तो पता कैसे चलता है कि मेल है या फीमेल है? वो ऐसे पता चलता है कि पेल्विक बोन एकमात्र ऐसी बोन है पूरे बॉडी में जो मेल फीमेल की डिफरेंट होती है। बाकी सभी जगह पेल्विक बोन से लेकर मतलब सभी प्रकार के जितने 206 हड्डियां होती समान होती हैं, किसी में कोई प्रकार की कोई भी अंतर नहीं होता है। महिलाओं की पेल्विक बोन चौड़ी होती है और लड़कों की पेल्विक बोन सिकुड़ी हुई होती है, उनमें अंतराल कम होता है। यह पता चला देता है, बनेगा? लिखिए, सबसे पहला काम लिख लीजिए, एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। आरबीसी कहां कहां से बनती है, एक एक करके लिख रहा हूं। बोन मैरो, रेड बोन मैरो, लाल लिखिएगा, रेड बोन मैरो। और ये कहां कहां पाई जाती है? फीमर बोन में, फीमर बोन में पाई जाती है। उसके अलावा कहां पाई जाती है? ये कहां पाई? लेग में है, थाइज में, लेग्स में है। उसके अलावा स्टर्नम, स्टर्नम बता दिया, दोनों रिब्स के बीच में स्टर्नम। पेल्विक बोन में, पेल्विक बोन में, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा हुआ है। मतलब अगर कल की डेट में बोल दे सबसे ज्यादा बोन मैरो कहां पाया जाता है तो फीमर बोन में, उसके बाद दूसरा स्टर्नम, तीसरा पेल्विक बोन में, बनेगा? एक लाइन से लगा हुआ है। चलिए उसके बाद से देख लीजिए, कुछ और पॉइंट बता देते हैं। बेटा अगर आपके शरीर में रक्त की कमी होती है उसको हाइपोक्सिया कहते हैं, ये लिख लीजिएगा, लो लेवल ऑफ ब्लड, इसे कहा जाता है हाइपोक्सिया। ये याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। और इसके दौरान आपको एक खास प्रकार का रिड्यूस जब ब्लड होता है तो किडनी इंडिकेट करता है। इसके बारे में कौन इंडिकेट करता है? किडनी ट्रिगर करता है, ट्रिगर्ड। ये बताता है कि किडनी बताता है कि आपके शरीर में रक्त की कमी है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ये बात याद रखेंगे,
बन जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है इरिथ्रोपोइटिन या इरिथ्रोपोइसिस। पोइटिन, यही मैंने पूछा भी था पहले प्रश्न में। इरिथ्रोपोइटिन प्रक्रिया होती है जिसमें यह बताया जाता है कि आपके शरीर में रक्त की कमी है। बन जाएगा। अब उसके बाद लिखिए दूसरा, एक और चीज बेटा, आपको थोड़ा रक्त के बारे में और बता देता हूं। बेटा जब आपके शरीर से कोई भी रक्त निकलता है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, 2 दिन बाद डेवलप होता है। जब कोई भी शरीर से निकलने वाला जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो शुरू में पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, इसीलिए अविकसित जो ब्लड होता है उसको रेटिलोसाइट के नाम से जाना जाता है, जो आपको मैंने इसमें दिया भी हुआ है। तो एक और नाम लिखिए, इसी में लिखिए रेक्टिलोसाइट। रेक्टिलोसाइट, रेक्टिलोसाइट का मतलब क्या होता है बेटा कि अनडेवलप्ड ब्लड। ये कितने दिन का होता है बेटा? 1 से 2 दिन का ब्लड होता है। ये याद रखिएगा, 1 से 2 दिन के जो ब्लड होते हैं उसको रेक्टिलोसाइट कहा जाता है। ये भी मैंने टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ है कि रेक्टिलोसाइट क्या होता है। ये इमेच्योर आरबीसी होता है। 2 दिन बाद ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। जब ये दोनों 2 दिन बाद पूरी तरीके से डेवलप होगा बेटा, तो क्या क्या होगा उसमें ये देखिए, मैं यहीं पे लिख दूं। आई होप अब डिटेल समझ में आ रहा होगा। डिटेल एक एक चीज, एक एक करके ब्लड के बारे में सब बता रहा हूं। अब यहां पे लिखिए फुली डेवलप्ड ब्लड, पूर्णतः विकसित रक्त ब्लड। कौन सा ब्लड बेटा? हम आरबीसी की बात कर रहे हैं अभी। यहां पर फुली विकसित लाल रक्त कणिकाएं, उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं एक एक करके लिख लीजिए, उनमें क्या क्या रहेगा। पहला देख लीजिए, इसमें पाया जाएगा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का हीमी, ये लिखिए पहला। हीमोग्लोबिन में जो पहला होता है हीमी होता है। हीमी के बारे में लिख लीजिए। ये क्या रिलीज करता है बेटा? बाइलिरुबिन। ये याद रखेंगे, बाइलिरुबिन, ये याद रखिएगा। ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करता है बाइलिरुबिन। हम बताते हैं क्या होता है इसका इस्तेमाल। पहला हीमी, दूसरा लिखिए ग्लोबिन। ग्लोबिन ये प्रोटीन है, और तीसरा होता है आयरन। ये 3 चीजें मिली होती हैं, दिख रहा है। पहला हो गया हीमी, बिलिरुबिन। ये बेटा लीवर में जाता है, देखते जाएगा, ये लीवर में जाएगा और क्या बनाएगा? ये बाइल जूस बनाएगा। बड़े ध्यान से देखते जाना, ये बाइल जूस बनाने में मददगार होगा। बाइल जूस यानी जठर रस बनाने में उपयोगी होगा। बाइलिरुबिन बनेगा, रक्त में ही पाया जाने वाला। फुली डेवलप्ड रक्त में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, हीमी, ग्लोबुलिन और आयरन। ये तीनों से मिलकर बना होता है। ये तीनों जब टूटते हैं तो कहां कहां जाते हैं? तो पहला है हीमी, बिलिरुबिन जब टूटेगा लीवर से, ये बाइल जूस निकालने में मददगार होगा। इसको स्टार लगाइए, ये पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। सर एक बार उसने ये पूछा था, बिलिरुबिन अगर नहीं पहुंच पा रहा है लीवर तक तो पीलिया हो जाएगा। करेक्ट है, यही होता है। जॉन्डिस जब होता है जब बिलिरुबिन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे। बिलिरुबिन जब नहीं निकलता है तब जॉन्डिस होता है। हम ये बताएंगे क्यों नहीं निकलता है, आगे देखेंगे, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए बेटा, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है ये अमीनो अम्ल बनाने में काम आता है, अमीनो एसिड बनाने में काम आता है, यानी प्रोटीन बनाने में काम आता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? प्रोटीन बनाने में मददगार होता है। और तीसरा आयरन, देखिए बेटा ये आयरन जो होता है उसको लिख लीजिए, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आयरन को एक खास प्रकार का प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है जिसको फेरेटिन कहते हैं, ये याद रखेंगे। एब्जॉर्ब बाय अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे फेरेटिन कहा जाता है। फेरिटिन, इसको अंडरलाइन लगाइए, ये पेपर में पूछा गया है। फेरेटिन कहा जाता है, और ये बेटा कहां जाता है? इसे बोन मैरो में पहुंचा देता है, यानी इस लोहे को जो टूट के निकला है उसको बोन मैरो में पहुंचाता है ताकि रक्त बन सके। ये कहां पहुंचाता है? बोन मैरो में ले जाता है, बोन मैरो में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, आयरन तो घटक होता है उसका, तीनों मिलके। करेक्ट। हम इसका भी स्ट्रक्चर बता देते हैं बेटा। एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन होते हैं, ये याद रखिएगा। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। कल पेपर में आ जाए तो याद रहेगा, बनेगा। यानी कि
एक अगर हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन को जोड़ेगा, ये बात याद रखेंगे, 4 ऑक्सीजन को जोड़ेगा, यानी O2 को ये जोड़ेगा, बनेगा, ये चीज याद रखेंगे। अब यहां देखिए बेटा, फेरेटिन प्रोटीन वो होता है जब रक्त टूटता है, यानी कि रक्त के अंदर जो घटक होता है फुली मैच्योर होने के बाद, यानी कि एक फुली डेवलप जो आरबीसी होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन से फुली होता है। हीमोग्लोबिन में ये शब्द है हीमी, और दूसरा है ग्लोबिन, परंतु रक्त भी में लोहा भी पाया जाता है, इसलिए तीनों को तोड़ दिया कि तीनों कहां कहां जाएगा और किस काम में आने वाला है, बनेगा। चलिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए इसी में, अगर इसकी साइकिल के बारे में बोले, लाइफ साइकिल के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने आरबीसी की लाइफ साइकिल आपको बता दिए, कितना दिन होता है लाइफ साइकिल, 120 दिन होता है, बनेगा। मैंने यह भी बताया था आपको कि ग्रेवयार्ड क्या कहलाता है, स्प्लीन, प्लीहा। लेकिन एक चीज और है, मेरा प्रश्न यह पूछा गया सवाल है छत्तीसगढ़ पीएससी में कि जैसे शरीर के अन्य सेल, कोशिकाएं, बड़े ध्यान समझना, सेल के मतलब शरीर के अन्य कोशिकाएं यानी सेल जो होते हैं अपने आप को स्वतः ठीक कर लेते हैं, परंतु ऐसा कुछ सेलों में नहीं पाया जाता, जैसे लाल रक्त कणिकाएं। ऐसा क्यों? मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा कि शरीर में ऐसे सभी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अपने आप को स्वतः ठीक कर लेती हैं ना, एंटीबॉडी तो बाद में बात करेंगे, क्या परफेक्ट। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की खास प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जिस भी सेल में न्यूक्लियस होता है वो अपने आप को ठीक कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा डब्ल्यूबीसी खुद ही को ठीक करता है, खुद ही को खाता है, खुद ही को ठीक करता है, पूरे बॉडी के दूसरे सेल को भी खाता है और फिर भी ठीक करता है। तो इसीलिए हम आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी में, याद रखना इसमें क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं, केंद्रक नहीं पाया जाता। यह सवाल छत्तीसगढ़ पीएससी का है, बनेगा। चलिए 120 दिन होता है, एजिंग और बाकी चीजें हमने बता दिया। चलिए आगे ये ब्लड ग्रुप में जो कल रह गया था, ब्लड ग्रुप, अभी आरबीसी पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप। चलिए मुझे एक बात बताइए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपके लिए यही होमवर्क है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? यह भी मैंने टेस्ट में दिया है आपको। ब्लड ग्रुप देख लीजिए, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। पहला एक चीज समझिए, ब्लड ग्रुप को समझने से पहले एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में समझ लीजिए। एंटीजन क्या होता है, यहां देखिए, ब्लड ग्रुप को समझने से पहले दो कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडी। बेटा एंटीजन शुगर बेस्ड होता है, यह याद रखिएगा, शकरा आधारित शुगर बेस्ड स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं। स्ट्रैंड मतलब एक प्रकार का एंटीना, शुगर बेस्ड एंटीना भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, स्पाइक होता है ना, आपने कोरोना वायरस देखा होगा बेटा, तो कोरोना ऐसा दिखता था, दिख रहा है, ये है शुगर बेस्ड स्ट्रैंड, दिख रहा है, ये बन जाएगा, तो ये शुगर बेस्ड स्ट्रैंड होता है। एंटीबॉडी क्या होता है, ये प्रोटीन बेस्ड होता है, प्रोटीन आधारित होता है, ठीक है। ये कहां बनता है बेटा, ये बनता है बी सेल में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी सेल क्या है, लिम्फोसाइट सेल का एक प्रकार है। लिम्फोसाइट सेल का एक प्रकार होता है। यह कहां निकलता है, लिम्फ नोड में निकलता है। नोड्स में बनता है। यहां तक पूरी जानकारी हो गई। इससे एक प्रश्न आपको टकराएगा, एंटीबॉडी कहां बनती है, बी सेल में बनती है। बी सेल यानी बीटा सेल। यह बीटा सेल आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नहीं है, करेक्ट है, ये बी सेल टी सेल वाला है। टी मतलब C4, जो अभी आपको CD4 पूछा था, वो टी सेल है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्या होता है, बनेगा यहां तक। चलें, कोई डाउट? अब समझिए, एंटीजन बेटा सभी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, विषाणु, कवक, पैथोजेंस, ये सब होते हैं। जब शरीर में एंटर करते हैं उनके खिलाफ क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। यानी रक्त में भी यही चीज चलता है। देख लीजिए, सबसे पहले हम टाइप की बात करते हैं रक्तों में, एक एक करके समझते जाइएगा। ब्लड ग्रुप
हम आसान भाषा में ब्लड ग्रुप बता दे रहे हैं, ए प्लस माइनस बाद में देखेंगे। ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। दूसरा ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, दिख रहा है, ए बी ओ, यही चार होते हैं। लिखिए, उसके अलावा लिखिए अब इनमें एंटीजन कौन कौन सा होता है, यहां लिख देता हूं एंटीजन, ठीक है। लिखिए एक एक करके एंटीजन के बारे में, जो है वही ए एंटीजन, बी एंटीजन। इसमें कौन सा एंटीजन होगा, इस वाले में ए या बी, ए एंड बी, इसमें कौन सा होगा एंटीजन, कोई सा भी नहीं, नन। अब एक बात बताइए बेटा, मैंने कहा था एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती, समझ लो। आज बहुत क्लिक पॉइंट बता रहा हूं आपको, 2 मिनट में हो जाएगा। एंटीबॉडी यहां लिख रहा हूं, एंटीबॉडी। एक बात बताइए, अगर मुझे ए एंटीजन है और एंटीबॉडी बनेगी तो कौन सा बनेगा एंटीबॉडी, बी। यहां देखना, इसके अगेंस्ट में बनेगा, यानी एंटीबॉडी बी बनेगी। यहां पर क्या बनेगी, यहां देखिए एंटीबॉडी ए बनेगी। अब एक बात बताइए, ए बी है, दोनों है, कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, कोई भी बनेगी, नल। समझ में आ रहा है, कोई भी नहीं। यहां पर क्या बनेगी, नल, नन, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी इसमें, ठीक है। और इसमें क्या बनेगी, इस वाले में कौन सी बनेगी एंटीबॉडी, ए और या बी दोनों ही बन जाएंगी, एंटी ए और बी। अब बड़े ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा आपको, 1 मिनट में बन गया। यहां तक समझ में आया। यहां देखिए ये एंटीजन है, बड़े ध्यान से समझना बेटा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। तो जब ए के खिलाफ बनेगी तो बी बनी, बी के खिलाफ बनी ए बनी, दोनों के खिलाफ बनी नहीं सकती एक साथ। और जब नहीं एंटीजन कोई भी तो दोनों एंटीबॉडी बन गई। अब एक बात बताना मेरे को, शरीर में जिसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, क्या वो शरीर में एंटर करेगा, नहीं करेगा। लेकिन इस पर समझो, यहां देखना, अब जिसके खिलाफ, अरे यार ये क्या हो गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां जिसके खिलाफ, इसको मिटा दो यहां पे थोड़ा सा एरो को, यहां देखिए बेटा, अब जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है, क्या वो शरीर में आएगा, तो अब ये ब्लड ग्रुप वाला कौन सा ब्लड ग्रुप ले पाएगा, केवल ए लेगा। क्यों, किसमें, तो बेटा बी भी तो है साथ में, नहीं समझ रहे हो। इस वाले में क्या है, किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं, ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर एंटीबॉडी बी बनी तो केवल ए ले पाएगा, या तो ये लेगा जिसमें कोई भी है वो नहीं है, समझ रहा। तो यानी कि इसमें कौन सा ले पाएगा, केवल ले पाएगा वो, ए लेगा या तो ओ लेगा। हालांकि अब बंद हो चुका है वो भी बाय डिफॉल्ट, तो हम इसमें A/O मार दे रहे हैं। दूसरा ये क्या लेगा, B/O ले पाएगा। अब एक बात बताना, यहां देखना, यही ट्विस्ट है, दोनों एंटीबॉडी है, कुछ लेगा, कुछ लेगा, हाँ सोच लो, सोच के देखो। एंटीबॉडी तो नन है ना, ए बी दोनों ले लेगा। यहां पर एंटीबॉडी क्या है, नन है, सब लेगा, इसीलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रेसिपिएंट। यहां पर दोनों एंटीबॉडी है, कोई लेगा, केवल दे सकता है, तो क्या लेगा, केवल ओ ही लेगा। समझ में आ रहा है। यहां देखिए, ये केवल ओ लेगा, बाकी कुछ नहीं। ये क्या लेगा, सभी ले लेगा, यानी ऑल ले लेगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, रेसिपिएंट, पिएंट यानी ऑल, सभी ले लेगा। ये क्या लेगा, सभी डोनेट कर पाएगा। हालांकि अब यूनिवर्सल डोनर, लेकिन इसमें गलत है अभी एक कॉन्सेप्ट, क्या, केवल ओ निगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ पॉजिटिव नहीं। अब प्लस माइनस क्या वो भी देखते हैं, ठीक है, ये बात याद रहेगा। फिर से बता दूं, आप इसको याद रखोगे तो आपका गेम समझ में आ जाएगा। इसको याद रखना, एंटीबॉडी का मतलब वो छोड़ के ले लेगा। लो बनाओ, लिखो, एंटीबॉडी बी है ना, इसको छोड़ के ले लेगा तो ए ले लेगा। एंटीबॉडी ए है ना, इसको छोड़ के लेगा, बी ले लेगा। नन है ना, सब ले लेगा। ए बी है ना एंटीबॉडी, कुछ भी नहीं लेगा। लोगों को ओ लगता है, वास्तविकता में ये ओ नहीं है, एंटीबॉडी जीरो कहलाता है इसे। हम लोग ओ पढ़ने लगे हैं,
ये एंटीबॉडी जीरो होता है, मतलब जीरो का मतलब क्या, ये सभी प्रकार को ले ही नहीं सकता, इसलिए इसको जीरो कह देते हैं, मतलब निल रेसिपिएंट है। और इसके बाद अगर डोनेट करेगा तो सबको दे पाएगा, इसलिए इसको एंटीबॉडी, शुरुआत जब बात हुई थी वो ब्लड ग्रुप जैसा कुछ था ही नहीं, एंटीबॉडी जीरो मारा गया था उसको, क्योंकि सभी एंटीबॉडी क्रिएट कर रहा था, फिर बाद में उसको किया गया। इसीलिए आप देखोगे क्यों ऐसा किया गया पता है, आपने गोल्डन ब्लड ग्रुप सुना है, जिसमें रीशियस मंकी यानी पॉजिटिव निगेटिव होता ही नहीं है, वो 18 प्रकार का रेसिपिएंट होता है, जिसमें रीशियस मंकी नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता। मतलब ये जो आपको लिखा गया है प्लस माइनस होता है, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, जीरो यानी ब्लड ग्रुप जीरो, पॉजिटिव निगेटिव, जैसे मैं पॉजिटिव हूं, ए बी निगेटिव होता है, जैसे ओ निगेटिव होता है, ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, पॉजिटिव नहीं, समझ आ रहा है, ये एक पद होता है। लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसको गोल्डन ब्लड ग्रुप कहते हैं, ये याद रखना, पेपर में अगर आ जाए ब्लड ग्रुप क्या है, नल कहलाता है, ब्लड ग्रुप नल, रीशियस मंकी जीरो होता है, यानी कि ब्लड डी एंटीजन पाया जाता है, वो भी जीरो, ये अपने आप पे यूनिक है। इन सभी में क्या है, डी एंटीजन मिला हुआ है। डी एंटीजन का मतलब क्या, प्लस माइनस जुड़ा हुआ है। इतना डिटेल मैं इसलिए बता दे रहा हूं, कल आ जाए, हालांकि आएगा नहीं इतना, तो मतलब आप मेडिकल के स्टूडेंट हो जाओगे। लेकिन एक बात बताऊं, सभी में क्या पाया जाता है, डी एंटीजन पाया जाता है। उसको लिख लीजिए नीचे, मैं यहां लिख देता हूं, डी एंटीजन पाया जाता है। बता देता हूं, रीशियस मंकी बेटा पॉजिटिव निगेटिव को दर्शाता है, वो बता देते हैं उसका क्या मतलब होता है। ये एक खोज पाया गया था जिसमें एक्चुअली में ये बोला गया था कि जिसके अंदर प्लस माइनस पाया जाता है ब्लड ग्रुप, वो प्लस जिसके अंदर है वो तो ठीक है, निगेटिव होने पर एक नुकसान हो सकता है फीमेल में, कि बच्चा अगर पैदा हुआ है, यहां पर देखना, मान लो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, समझ लीजिए इसको, रीशियस मंकी खोज के बारे में बताया गया था, उसमें पाया गया कि पहली बार पाया गया कि डी एंटीजन नामक कुछ तत्व होता है जो ब्लड में पाया जाता है। डी एंटीजन अगर निगेटिव है किसी महिला में और वो पहला बच्चा पैदा कर रही है और वो पॉजिटिव के साथ मैच किए, यहां देखना, निगेटिव महिला ब्लड ग्रुप, बच्चा उसका पॉजिटिव है, बड़े ध्यान समझना, ब्लड प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड रैप्चर होता है, ब्लड मिल जाता है, जैसे ब्लड मिलेगा तो उसके पास कौन सा एंटीबॉडी बन जाएगा, पॉजिटिव वाला। दोबारा क्या बच्चा दे पाएगी वो पॉजिटिव के साथ, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी क्रिएट कर दिया है। बच्चा अगर पॉजिटिव वाला हुआ तो क्या होगा, उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट मार देगी, उसको क्या मानेगी, पैथोजन मानेगी, और क्या करेगी, बाहर कर देगी उसको। मैं फिर समझाऊं, बड़े ध्यान समझना, इसको समझ लीजिए, यहां देखो, इसमें समझो, बहुत, अरे यहां देखिए बहुत आसान है। सपोज कीजिए, बड़े ध्यान समझना, सपोज कीजिए कि आप ए निगेटिव हो, आप महिला कोई वुमेन, और उसका बच्चा ए पॉजिटिव हुआ। अब देखना, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड मैच कर वो हो जाता है, जैसे रैप्चर होता है, ब्लड मिलता है उसके शरीर से, जैसे ये ब्लड मिलेगा इसमें, ये ए निगेटिव है, इसके खिलाफ वो क्या मानेगी कि बाहर से कोई नया तत्व आया है। शरीर जो है, ब्लड जो है, वो क्या करता है, नए तत्व को वो क्या मान लेता है, एंटीबॉडी बना लेगा, इसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना लेगा। सपोज करो हम यहां लिख देते हैं, एंटीबॉडी बना लेगा किसके खिलाफ, ए पॉजिटिव के लिए। दोबारा ये प्रेग्नेंट होती है, ए नेगेटिव, इसके शरीर में ऑलरेडी ए पॉजिटिव का एंटीबॉडी बना हुआ है। सपोज कीजिए बच्चा अगर ए पॉजिटिव हुआ, ये जैसे जाएगा ये मर जाएगा, ऑन द स्पॉट मर जाएगा, बच्चे को खुद ही सेल मार देगा अंदर का, समझ आ रहा है, जैसे ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करेगा कि ये है, और मां भी मर सकती है, समझ आ रहा है, तो मां भी इस दौरान मर सकती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ऐसे केसेस में क्या होता है, एक खास प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाता है महिलाओं को, शुरुआत में लगा दिया जाता है, ये चेक करने के बाद कि ये जो एंटीबॉडी है ना, ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा इसको, और बच्चा पैदा हो जाएगा सही से। ये तब पाया गया। अब बड़े ध्यान समझना, अब ये ब्लड ग्रुपों को देखो, अभी तक पॉजिटिव निगेटिव हमने कुछ देखा ही नहीं था, बच्चे पैदा होते, बच्चे मर जाते थे पेट में, पता ही नहीं चलता था मर कैसे गए, और लोग कहते थे कि भगवान की कृपा थी, तुम्हारा कोई पाप रहा होगा पुराने जन्म का। पाप नहीं था, शरीर ने एंटीबॉडी बना ली थी उसके खिलाफ, और जैसे ही बच्चा पैदा होने लगता तुरंत वो ब्लॉक कर जाता। कैसे ब्लॉक होता है, एंटीबॉडी जैसी बनी है, बच्चा पेट में है, फटाक से क्या करेगा, उसके पूरे ब्लड वेजल को ब्लॉक कर देगा, बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। और ये प्योर साइंस था, और ये तब तक नहीं पता चला था जब तक लोगों को खोज नहीं हुई कि डी एंटीजन नाम का भी कुछ होता है। इसका मतलब डी एंटीजन मतलब क्या, इनमें कहीं पे भी एंटीजन मैंने डी लिखा है क्या,
क्योंकि सभी में पाया जाता है वो। डी एंटीजन का मतलब क्या, पॉजिटिव या निगेटिव। रीसियस मंकी लिख लीजिए, एक बंदर में पहले खोजा गया था। रीसियस मंकी RH फैक्टर इसे कहा जाता है। इसका अर्थ होता है डी एंटीजन। कल पेपर में आ जाए कि ये क्या होता है, यही आपको पॉजिटिव निगेटिव बताता है। एक और बात बता देता हूं, केवल निगेटिव केस में होता है, पॉजिटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तो केवल निगेटिव में महिलाएं, इसलिए पेपर में पूछा गया है कि कौन सी महिलाओं में एंटीबॉडी होता है ये, क्योंकि पॉजिटिव में ये देखा गया कि वो नील कर जाता है, रिसेप्टर नील कर जाता है। तो केवल एक ही प्रकार की महिलाओं को नुकसान होता है जिनके ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, पॉजिटिव वाले में नहीं पाया जाता। तो कल पेपर में पूछा जाए तो केवल इन्हीं में ये रिसेप्टर पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता। डी एंटीजन का मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकता है बेटा, लेकिन केवल निगेटिव में शो करता है, इसका इंपैक्ट पॉजिटिव में शो नहीं करता है। इसीलिए यूनिवर्सल ये ज्यादा हाईली माना जाता है। कुछ फैक्टर हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए, लेकिन ये ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है। इसीलिए जितने निगेटिव ब्लड वाले होते हैं, जैसे ओ निगेटिव डोनर होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये बात याद रखेंगे आप। निगेटिव का लिख लीजिएगा, बन जाएगा डी एंटीजन में। महिला वाला हम बता दिए हैं आपको, लिख लीजिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल एक इंजेक्शन होता है जिसको लगाया जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक फीटल, ये एक इंजेक्शन होता है जो लगाया जाता है बच्चे को बचाने के लिए। ये लिख लीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट वाला वो सेफ रहता है। क्या पहला सेफ रहेगा? पहले बार में तो ब्लड ग्रुप बनते नहीं ना बेटा, जैसे ब्लड मिलेगा तब तो एंटीबॉडी बनाएगा। आपका शरीर क्या करता है, पहली बार जब अटैक होता है तो कुछ बनता है क्या? सर नेगेटिव में भी तो हो सकता है। निगेटिव में ही होता है, पॉजिटिव में नहीं होता नहीं, अगर जैसे वो पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप, बेटा। पॉजिटिव इनहिबिट कर जाता है वो, नहीं मतलब ऐसा मान लो कि पॉजिटिव जिनके अंदर पाया गया है उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं शो होती है। मतलब पॉजिटिव अगर कोई मदर है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उसमें कितने बार भी बच्चा पैदा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसलिए जल्दी तक बीमारी पता नहीं चली थी। लेकिन निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले में सो जाता है। मैं आसान भाषा में समझाऊं, आप 4 लोग हो, जैसे आपका ब्लड ग्रुप सपोज करो कि ए पॉजिटिव है, इसका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, इसके बच्चे जो होंगे उसमें शो करेगा, आप में नहीं शो करेगा। समझ आया? केवल निगेटिव में इनहिबिट। और इसीलिए यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा है कि कौन से ब्लड ग्रुप में यह दिखने को शो होता है। एक ही ब्लड ग्रुप है जिसमें भी निगेटिव एंटीजन पाया जाए, डी एंटीजन पाया जाए, उसमें यह शो करेगा। इसका अर्थ क्या है? अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है कोई फर्क नहीं, ए निगेटिव होगा दिख जाएगा, बी पॉजिटिव है नहीं होगा, बी निगेटिव में दिख जाएगा। करेक्ट, सभी प्रकार के निगेटिव में दिख जाएगा। इसीलिए जब बात हुई कि यूनिवर्सल डोनर कौन बनेगा, ए बी ओ निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि निगेटिव शो करता है, पॉजिटिव शो नहीं करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लड में है, तो ये याद रखेंगे। यहां तक समझ में आया? पूरा मैंने एक एक करके बता दिया किसमें क्या फंसेगा, कहां पे फंसेगा। कल पेपर में आ जाए कि कोई महिला अगर ए बी निगेटिव है, उसका बच्चा ए बी पॉजिटिव पैदा होता है, तो क्या दूसरे बच्चे को अगर ए बी पॉजिटिव तो मर जाएगा? मर जाएगा, गारंटी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड उसको जीते ही नहीं देगा, क्योंकि एंटीबॉडी बना लिया, पेट में ही निपटा देगा उसको। ठीक है, बनेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब इसके बाद से लिखिए WBC। यहां तक समझ में आया? इसलिए मैंने कहा कि इस बार थोड़ा डिटेल बता देता हूं। WBC व्हाइट श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC को लिखिए। इसको ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है, ल्यूकोपोइसिस के नाम से भी जाना जाता है, ल्यूकोपोइसिस। ये बात याद रखेंगे। WBC क्या होता है? कई जगह से निकलता है। एक ओरिजिन देखिए इसकी। एक तो होता है आपका कौन सा? बोन मैरो, रेड बोन मैरो। मैं बार बार रेड बोन मैरो बोल रहा हूं। लाल अस्थि मज्जा, फिर बोल रहा हूं, लाल अस्थि मज्जा। उसके बाद से लिखिए मल्टीपोटेंट हीमोपोइटिक सेल, मल्टीपोटेंट हीमोपोइटिक पोइटिक सेल, यहां से भी निकलता है। तीसरा लिम्फ नोड जिसको कहा जाता है, लिम्फ नोड, यहां से भी निकलता है। इसको मैंने जानबूझ के बॉक्स में बंद किया, हम देखेंगे आगे। 3 चीज हो गया।
हीमोपोएटिक इसको कहा जाता है सेल, ये याद रखेंगे, हीमोपोएटिक सेल। इसको पूरा कहा जाता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल। तो आप हीमोपोएटिक सेल याद रखेंगे। पेपर में कहा जाए स्टेम सेल, वो भी याद रखेंगे। स्लैश डाल के डाल दूं स्टेम सेल। बाय डिफॉल्ट 3 पेरेंट बेबी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है, ये याद रखेंगे याद। ठीक है, देख लीजिए, ये बेटा 2 तरीके के होते हैं, उन दोनों का देख लीजिए। WBC मेनली 2 टाइप के डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए बेटा, मेलॉइड लीनिएज के नाम से जाना है। मेलॉइड लीनिएज, ये कुछ नहीं है, जो कल मैंने बताया था वही है, आपको दिखा देते हैं। यानी कि मेलॉइड क्षेत्र से इनका संबंध होता है। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, एक एक करके कल बता चुका हूं। न्यूट्रोफिल्स, दूसरा मोनोसाइट, इसको अंडरलाइन लगाइए, मोनोसाइट्स। ये कल मैंने जानबूझ के इसको छोड़ दिया था क्योंकि ये अग्रोनुलोसाइट होता है, देखेंगे आगे। मोनोसाइट, बेसोफिल, ये तो कल आपको बताया था, इसमें थोड़ा और हम डिटेल बात करने वाले हैं। बेसोफिल, ठीक है, कौन कौन सा का? न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, बेसोफिल हो गया। एक और नाम लिख लीजिए बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस्नोफिल, जो कल आपको बताया था, इस्नोफिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने कभी सुना होगा इस्नोफिल के बारे में, एलर्जिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा लिख लीजिए बेटा, लिम्फोइटिक लीनिएज कहलाता है। लिम्फोइटिक या लिम्फोइड लीनिएज, इसका अर्थ क्या है? जो लिम्फ नोड से जन्म लेने वाले हैं। इसमें कौन कौन सा था वो देखिए, मैंने कल इसके बारे में बताया था आपको। कौन कौन सा? टी सेल, उसके बाद किलर टी सेल, इसको किलर टी सेल कहते हैं। उसके बाद बी सेल, ये वही है बी सेल, याद है शुरू में मैंने बताया था एंटीबॉडी बनाता है, बी सेल बन रहा है। उसके बाद लिखिए एनके सेल, एनके सेल बन जाएगा, एनके सेल। एनके सेल का मतलब क्या होता है? पूरा लिखिए, नेचुरल किलर सेल बन जाएगा, नेचुरल किलर सेल। एक और बात देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं टी सेल, इसी को बेटा क्या बोला जाता है? ये CD4 जो आपको टेस्ट में दिया है, इसे क्या कहा जाता है? CD8 कहा जाता है। यही आपको पेपर में आएगा, यही मैंने दिया है, CD4 और CD8। करेक्ट है, रेशियो भी है, आगे जाके हम देखेंगे रेशियो। ठीक है, ये याद रहेगा। ये क्या करता है बेटा? एंटीबॉडी बनाता है। सब कुछ एक एक करके हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। अब आइए एक एक करके देख लीजिए, दोनों वाले के बताते हैं बेटा। एनके नेचुरल किलर, प्राकृतिक रूप में ये मारने का काम करता है। ये नहीं, ये तो अलग है, टी सेल तो अलग हो गया, ये टी सेल अलग है। टी सेल बेटा ट्रांसमीटर का काम करता है, हम आगे बताएंगे, अभी बता देंगे। ठीक है, नेचुरल किलर सेल ये तो मारने का काम करता है। हाँ, दोनों में अंतर आसान भाषा में समझा देते हैं। और जब आपको एड्स होता है ना, ये बहुत कम हो जाता है और 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा। मतलब आपके शरीर में इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बनेगी नहीं, एंटीबॉडी को खाने लगता है। मतलब आपके शरीर में कभी एंटीबॉडी बनने नहीं देगा। मतलब कभी सुना है कि एड्स से आपकी मृत्यु कैसे हो जाती है? एड्स से आपकी मृत्यु इसलिए नहीं हो जाती कि आपको एड्स के कारण कोई प्रॉब्लम है। एड्स आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को 0 कर देता है। तो आपको सर्दी होगी तो सर्दी कभी ठीक नहीं होगी, सर्दी से ही मर जाओगे। बुखार होगा, बुखार से ही मर जाओगे। इसे तो पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, नाम सुना है इसका? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को गहन कर लेगा, मार लेगा। वो क्या करता पता है? CD4 CD8 को रोक देगा, खत्म कर देगा। जैसे खत्म कर देगा, ये दोनों एंटीबॉडी तक जाएंगे नहीं, यानी कि बी सेल तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो एंटीबॉडी आपके शरीर में बनेगा ही नहीं। एक छोटा सा फ्लू, सर्दी होगा, मर जाओगे। समझ में आ गया? अब दिमाग में आएगा सर ये ऐसा करता है तो प्लेटलेट क्या करता है? प्लेटलेट आपके शरीर में सिर्फ एक चीज करता है, क्या? घाव भरने का काम करता है। प्लेटलेट का कोई और रोल नहीं होता। लेकिन
आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम, कई लोगों को यह डाउट होता है कि प्लेटलेट जितना अच्छा होता है उतना इम्यूनिटी पावर होता है। बकवास है। प्लेटलेट का काम आपके शरीर में केवल रैप्चर, कहीं कट फट जाता है उसको भरने का काम करता है, परंतु आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनाने का यही 3 सेल होते हैं। यानी ये पिंक, समझा पक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ये इसके ऊपर एमपीपीएससी मेंस लिखने के लिए भी दे चुका है। 2020 में दिया था, जिस साल मैंने मेंस दिया था, 11 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए एक एक करके डिटेल में हम बात करते हैं इसको क्या होता है। बेटा कुछ होते हैं आपके शरीर में जो इनेट होते हैं, जन्मजात आपको सुरक्षा देते हैं। आप जब बच्चे के रूप में पैदा होते हो तो आपके शरीर में ऑलरेडी प्रतिरोधक क्षमता होती है। कैसे होती है? जैसे आप मां का दूध पीते हो वो एक्टिव हो जाता है, बाय बर्थ इनेट होता है। दिख रहा है? बाद में क्रिएट होता है, सिंथेसिस, बाद में शरीर बनाता है। ये लेटर आपका शरीर बनाएगा। फिर बोल दूं, ये इनेट जन्मजात होता है, बाद में आपका शरीर बनाएगा, बन जाएगा। एक एक करके लिखना। न्यूट्रोफिल, एक एक करके देखते जाइए न्यूट्रोफिल के बारे में। हम एक एक करके सभी के बारे में बताते हैं। पहला न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल ये कितना होता है डब्ल्यूबीसी में से? 50 से 70%, 50 to 70% होता है पूरे जितना होता है। ठीक है, देख लीजिए, ये बेटा इन्फेंट्री कहलाता है, यानी डब्ल्यूबीसी का सिपाही। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब समझते हो ना, पैदल सेना। यह शरीर में क्या बनाता है आपको? पस। जब भी कोई पैथोजन आता है तो ये क्या करता है? एनगल्फ करता है। याद है मैंने आपको कल बताया था, चेहरे पे फोड़ा लेके बाहर आ जाएगा, पस ही तो बनता है, बन जाएगा। इसमें क्या कौन सी प्रक्रिया होती है बेटा? इसमें प्रक्रिया होती है फैगोसाइटोसिस। याद आ रहा है कल? यानी एंगल्फ करना। एंगल्फ का मतलब है पैथोजेंस को खाना और खा के बाहर निकल जाना, पस के फॉर्म में, पस के रूप में बाहर निकल जाना बनेगा। इंफेक्शन को खाएगा और बाहर की तरफ वो खाकर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद से देखिए मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, इसी को मैक्रोफेज कहा जाता है। मैक्रोफेज, ये भी पेपर में आया हुआ है। मैक्रोफेज, इसको देख लीजिए बेटा। मैक्रोफेज हैवी लिफ्टर होता है। ये आपके शरीर के सभी डेड डीके सेल को खाकर पचा देता है। तो क्या लिखे? हैवी लिफ्टर। वो कहते नहीं हैवी वाहन है ये, तो ये यही है हैवी लिफ्टर। ज्यादा वजन वाले काम यही करता है। लिफ्टर, अत्यधिक कार्य करने वाला, ज्यादा लोड वाला। ये क्या करता है बेटा? आपके शरीर के सभी खराब सेल को खाकर डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है बेटा? आपके शरीर के डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल रिलेटेड गार्बेज। आपके शरीर के जितने भी अपशिष्ट होंगे उनको खाकर डाइजेस्ट कर देगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, खाकर डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद इस्नोफिल, हाँ वही बता देते हैं, बेसोफिल। इस्नोफिल, इस्नोफिल क्या करेगा वो भी देख लीजिए बेटा। ये पैरासाइटिक और दूसरा एलर्जिक होता है, दोनों चीज याद रखेंगे, पैरासाइटिक एंड एलर्जिक रिएक्शन के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहां देख लीजिए। पैरासाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में आप लोग? परजीवी। हिंदी में लिखिए, ये परजीवी तथा एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या होता है? आपको किसी विशिष्ट चीज से क्या है? एलर्जी होती है। जैसे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एलर्जी बोलते हो? जो किसी, जैसे किसी को फूल सूंघने से एलर्जी होती है, बार बार छींकने लगता है, डस्ट से होती है, तो यही एक्टिव होता है। पैरासाइट का मतलब जैसे आपके शरीर में कोई परजीवी, टेप वॉर्म, कभी सुना है? टेप वॉर्म वगैरह आपके शरीर में कहीं चिपक जाए तो उससे क्या होता है? शरीर फूलने लगता है, सड़न गलन लेता है। तो ऐसी कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी चीज होता है, तो इस्नोफिल एक्टिव होता है। उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं टेप वॉर्म, ये लिख लीजिए यहां पर,
टेप वॉर्म दिखता कैसा भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए टेप वॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नोफिल बेटा, जिनको स्नोफिल होता है उनको कभी जॉन्डिस नहीं होता। टेप वॉर्म, ये देखिए, ये छोटी आंत से निकली है, कई बार खानों में होता है। ये टेप वॉर्म क्या करता है, आपके पेट में ये चिपक जाती है और आपके पेट के विलाई से न्यूट्रिएंट लेती है और धीरे धीरे करके शरीर कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे करके शरीर, मतलब खाना लिटरली ये खाएगा और इतने लंबे होते हैं, देख पा रहे हो, ये टेप वॉर्म है, ये छोटी आंत में चिपक जाता है। और ऐसी सभी बीमारियों से स्नोफिल सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आपके शरीर में स्नोफिल कितना होता है, 1 से 4% रक्त में, उससे ज्यादा नहीं होता। 4% से ज्यादा अगर हो गया तो मतलब समझ लीजिए कि आपको बहुत खराबी है। 4% से क्यों? क्योंकि जैसे स्नोफिल ज्यादा रिलीज होगा, हाँ, स्नोफिल ज्यादा रिलीज मतलब कहीं पर आपके शरीर में टेप वॉर्म चिपका हुआ है, वो ज्यादा रिलीज कर रहा है ताकि इसके खिलाफ क्या कर सके, लड़ाई लड़ सके, ज्यादा रिलीज हो। इसीलिए जब आपके ब्लड में जब भी टेस्ट करते हो स्नोफिल, अब इसीलिए जिनको एलर्जी होती है, जैसे मेरे को एलर्जी, स्नोफिल मेरा हाई हो जाता है। जब मेरे को एलर्जी मतलब मेरे को सर्दी खांसी होती है तो मेरा स्नोफिल बढ़ जाता है। इसका मतलब जैसे ब्लड टेस्ट कराएंगे पता चल जाएगा। अब मैं इस दौरान फ्लू की, कोल्ड की कोई भी दवा खा लूं, मैं ठीक नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होगा? अगर मेरे ब्लड में स्नोफिल हाई हो जाएगा, मैं ठीक हो ही नहीं सकता। स्नोफिल जब बढ़ता है तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, आप खांसते रहोगे, आपकी खांसी रुकेगी नहीं, आप खांसते रहोगे। नॉर्मल पानी पियो तो खांसोगे, नॉर्मल सांस लोगे तो खांसोगे, आप खांसते रहोगे। इसका मतलब आपकी स्नोफिल है। एक छोटी सी पिल आती है, एस्टेरॉइड होती है स्नोपिल, जब तक उसको नहीं खाते तब तक कंट्रोल नहीं होगा बॉडी, और इतना एलर्जिक होता है कि आपकी मृत्यु तक हो सकती है। स्नोफिल का सबसे अंडिंग डरावना बताता हूं आपको, अगर आपके शरीर में 7 से 8% बढ़ जाए स्नोफिल, आपके लाल रक्त कणिकाओं को ही खाने लगती है, आपके ब्लड को पानी बना देगी, और ये कई लोगों में बीमारी पाई जाती है। स्नोफिल क्या इतना इंक्रीज होता है, वो आपके लाल रक्त कणिकाओं को खाने लगी, आरबीसी को अपना डेंजर मान लेगी और उसी को खाना चालू कर देगी वो, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ज्यादा पावरफुल होती है किससे, आरबीसी से। मैंने क्या बताया था, 600 ड्रॉप बूंद आरबीसी की रखो और उतना एक डब्ल्यूबीसी के बराबर होता है, यानी एक डब्ल्यूबीसी उतने के बराबर है, यानी पावरफुल है। समझ आ रहा है? और वो इसका हिस्सा है। आई होप समझ में आ गया। टेप वॉर्म कैसा होता है देख लिया, चलो ये लिखिए, टेप वॉर्म पैरासाइट। ठीक है, बेसोफिल लिखिए, बेसोफिल्स, इसके बारे में लिखिए, बेसोफिल के बारे में लिखिए बेटा। ये बेटा एक खास प्रकार का इन्फ्लेमेटरी हिस्टामिन रिलीज करता है, ये लिख लीजिए, रिलीज हिस्टामिन। ये भी एक साल पेपर में आया हुआ है, हिस्टामिन कौन रिलीज करता है, बेसोफिल। हिस्टामिन होता क्या है बेटा, बहुत आसान है, यहां देखना, मैं अपने हाथ को दीवार पे मारूं, मेरे यहां सूजन आ जाए, कहीं पे टकराते हो सूजन आता है, बेसोफिल होता है। आपके शरीर में इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी करता है, इंफ्लेमेटरी मतलब आपके शरीर में सूजन पैदा कहीं होता है, इसी कारण होता है। ये क्या करता है, आपके शरीर में सूजन आना अच्छा होता है क्योंकि घाव को भर रहा होता है वो। आपको लगता है कि सूजन आना गड़बड़ है, आपके शरीर में जहां सूजन आता है धक्का लगने के कारण, ये घाव को भर रहा होता है। बनेगा, उसको छेद के सुई से पचकाने का कोशिश ना करें, जैसे पिंपल होने के बाद हम सुई टोच देते हैं, तो ये गलती ना करें, नहीं तो घाव बढ़ेगा पिंक, और गाल से जब वो जाएगा तो छिद्र बना जाएगा, पता चलेगा कि टोचा गया है। हाँ समझ आ रहा है, चले बन जाएगा। अब आइए लिम्फेटिक एडाप्टिव, जिसको कहा जाता है इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी यानी कि एक्वायर्ड की हो गई, यानी कि बनाई गई प्रतिरोधक क्षमता। अब कौन कौन सी देखिए, इसमें बी सेल क्या करता है, आपको एंटीबॉडी बनाता है, जो मैं पहले बता चुका हूं। बी सेल क्या करता है इसमें बेटा, एंटीबॉडी बनाता है, ये सबसे आसान है, इसीलिए आप पहले इसको लिख लीजिए कि एंटीबॉडी क्रिएट करता है। कैसे करता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन टी सेल लिखिए, टी सेल बेटा, इसको हेल्पर टी सेल भी कहा जाता है, टी सेल भी कहते हैं, मददगार टी कोशिका भी कहा जाता है। बनेगा बेटा, ये टी सेल क्या करता है, किसी भी प्रकार के वायरस को हाईजैक कर लेता है, कैप्चर करता है, उसकी एक इमेज क्रिएट कर लेता है।
बनेगा। ये क्या करता है, किसी भी वायरस यानी विषाणु को क्या करता है, हाईजैक करता है, जैक्ट करता है और उसकी एक इमेज क्रिएट कर लेता है, उसकी प्रति बना लेता है, इमेज क्रिएट करता है। ये बात याद रखिएगा, उसका एक प्रतिबिंब बना लेता है, टी सेल बन जाएगा। और देख लीजिए, और इसके बाद क्या होता है, देखिए एक खास प्रकार का बेटा यहां देखिए। अच्छा, इसकी प्रक्रिया आपको समझा देता हूं, होता क्या है। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल सा समझिए बेटा, मान लीजिए कि ये आपका सेल है, कहीं पर, बड़े ध्यान समझिएगा बेटा, पिंक समझना, ये आपका सपोज कीजिए सेल है, यहां पर एक पैथोजन ने अटैक किया, तो क्या होगा, जब पैथोजन अटैक करेगा तो सपोज कीजिए कि आपका सेल लड़ने में असमर्थ हो गया, तो क्या करेगा, ये एक खास प्रकार का एक प्रकार का कहा जा सकता है एसओएस, जैसे बोलते हैं नहीं कि एसओएस का क्या मतलब होता है, एसओएस का क्या मतलब होता है, इमरजेंसी सिग्नल है, सेव करो, हाँ, इसके लिए तो एसओएस सिग्नल रिलीज करता है। इसको केमोटोसाइसिस कहा जाता है, एक एक्चुअली में एक प्रकार का रसायन है, आसान भाषा में याद रखें। जब ये रसायन रिलीज होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, टी सेल के पास जाता है, एक एक करके हम पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। टी सेल के पास जाएगा, टी सेल इस पैथोजन से लड़ने का प्रयास करेगा इनिशियल में, अगर वो नहीं जीत पाता है तो क्या करेगा, यहां देखिए, ये इसकी एक कॉपी, छवि मरने से पूर्व क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए के थ्रू क्या कर देगा, ये भेज देगा। अब क्यों बोल रहा हूं मैसेंजर आरएनए, क्योंकि आपको पता है WBC में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर आरएनए डीएनए दोनों होता है। जब मैसेंजर आरएनए के थ्रू उसको भेज देगा, कहां भेजेगा, बी सेल के पास। अब बी सेल को कैसे पता चलेगा कौन सा वायरस बनाना है, तो ये उसकी कॉपी, इस वायरस की कॉपी इसके साथ भेज दिया है। तब बी सेल क्या करेगा, एक एंटीबॉडी बना देगा, प्रोटीन बना देगा खास प्रकार पे। सपोज कीजिए ये जो वायरस था जो आया था वो इस शेप का था, सेम इसी शेप का ये एंटीबॉडी बना देगा। अब ये कहेगा कि दोबारा जब अटैक होगा ये ऑलरेडी बना हुआ है। यही काम आपका कोरोना वायरस किया था, समझ आ रहा है, ये काम होता है एक्चुअल में इनका, और इस तरीके से आपके शरीर में एंटीबॉडी क्रिएट होती है। सारा प्रक्रिया बता दिया कैसे बनता है, कोई भी एंटीजन आए, पैथोजन आए, वायरस वगैरह आया आपके सेल में, सेल मरने लगेगा, वो एसओएस सिग्नल छोड़ेगा कि सेव करो, हम हार रहे हैं, तो ये आएगा टी सेल। टी सेल आएगा उससे लड़ने के लिए, कहते नहीं कि 3 चरणों में होती सुरक्षा, ये आएगा लड़ने। ये भी अगर मरने लगता है तो मरने से पूर्व अपनी एक वायरस की छवि भेज देगा मैसेंजर आरएनए से, जाओ भाई बी सेल को बोलो हम भी हार रहे हैं। तब बी सेल क्या करेगा, उसकी एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा, बोलेगा आने तो अगली बार देख लेंगे। सर यही हम आर्टिफिशियल वैक्सीन बनाते हैं, यही आर्टिफिशियल वैक्सीन है। हमने क्या किया, यही चीज को हमने क्या किया, इंजेक्शन लगा देता है शरीर में, टी सेल उससे हारेगा, टी सेल उसकी छवि बनवा देगा, एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा। यही होता है एंटीबॉडी। जब आपको इंजेक्शन लगता है ना बेटा, तो 2 दिन आपको बुखार क्यों आता, उस दौरान आपका शरीर लड़ रहा होता, वो प्राकृतिक रूप में एंटीबॉडी बनाता है, तभी तो आपको बुखार आता है, फीवर आता है, बन जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी, बाद में निर्मित की गई सुरक्षा बनेगा। चलो लिख लो, बन जाएगा। चलें और देख लीजिए, इसमें कुछ चीजें और बता देता हूं आपको, माइट भी आपको काम आ जाए। अच्छा, इन सभी का डे बता दूं आपको, यहां देखिए। एक बात बताइए बेटा, इसकी लाइफ साइकिल कितनी होगी न्यूट्रोफिल की, न्यूट्रोफिल की लाइफ साइकिल कितनी हो सकती है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, कोई भी बेटा इसकी लाइफ साइकिल कितनी हो सकती है न्यूट्रोफिल की, जैसे अभी बना और अभी वायरस अटैक कर दिया तो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि पहला, इसको क्या बोलते हैं पता है ना, फर्स्ट फ्रंट लाइन, करेक्ट है, इसको बोला जाता है फ्रंट लाइन, इसको कहा जाता है इम्यूनिटी, इसीलिए इसको इन्फेंट्री कहते हैं, पैदल, सबसे पहले पैदल मरेगा। इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है बेटा, फ्यू डेज, फ्यू आवर्स, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, फ्यू डेज तक। कुछ दिन क्यों बोल रहा हूं, आपके शरीर में कुछ भी खाने पीने से नुकसान होता ही रहता है, तो ये बनता ही रहता है, नष्ट होते ही रहता है। ये कितना होता है बेटा, ये भी देख लीजिए, मोनोसाइट महीना, मंथ होता है, क्योंकि आपके शरीर में एक मंथ में बहुत सारे सेल्स डैमेज होते हैं, उसकी वजह से 1 महीने तक के लिए होता है।
तीसरे की बात करते हैं बेटा, इसकी स्नोफिल के बारे में देख लीजिए, इसकी कितनी लाइफ साइकिल होती है बेटा। इसकी लाइफ साइकिल भी बेटा कुछ चीजों के लिए होते हैं, एलर्जिक की वजह, यानी कि कुछ समय के लिए होती है, यानी लगभग 1 मंथ के लिए होती है, जब तक आपको एलर्जी ना हो, 1 मंथ के लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं बेसोफिल, हिस्टामिन रिलीज करता है इन्फ्लेमेशन की, इसकी भी फ्यू डेज के लिए होती है, या एक्सीडेंटल होती है, फ्यू डेज से लेकर, कुछ दिनों से लेकर आपके एक्सीडेंट तक, एक्सीडेंटल होती है, यानी कि जब जब आपको एक्सीडेंट होगा तभी इंफ्लेमेशन आएगा, तब तक होती है। एक चीज और देखिए यहां पर, क्यों मैंने बताया था एडाप्टिव इम्यूनिटी में इनकी लाइफ साइकिल बेटा थ्रू आउट द लाइफ भी हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो है ना, ये थ्रू आउट द लाइफ भी हो सकती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? आपको कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगा दिया है, कोरोना वायरस आपके जीवन काल तक रहेगी एंटीबॉडी बनी हुई, जब तक आप मरोगे नहीं। नहीं, बच्चे पास कैसे जाएगी? डीएनए थोड़ी ट्रांसफर होता है, वो तो आपके शरीर में बना है, अडॉप्ट है ना, इनेट थोड़ी है। इनेट मतलब जन्मजात आती है। जन्मजात केवल क्या आएगी? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, आपका बेसोफिल और स्नोफिल, यही केवल जन्मजात आएगी, यानी बाय बर्थ आती है। बाकी आपका शरीर खुद ही बनाता है। इसलिए शुरुआत में कहा जाता है बच्चों को खेलने दो, कहीं भी पढ़ रहे हैं गिरने दो, बनेगा। एक चीज और देख लीजिए, मैं एक और डेटा आपको देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, एक चार्ट के रूप में लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये डेटा वो है कि आपके शरीर में कितना कौन सा चीज होना चाहिए, इसको लिख लीजिए। काउंट के रूप में हो सकता है, तो आप काउंट के रूप में इसको लिख लीजिए, कहीं पर अगर डेटा आपके पास अवेलेबल हो तो लिख लीजिए। एक हेल्थी व्यक्ति जो होता है बेटा, उसमें लगभग 4,500 WBC होना चाहिए। लिख लीजिए WBC काउंट, एक वहीं पे लिख लीजिए, ये डेटा है, रट लीजिएगा, कोई इतना वो नहीं। लिख लीजिए 4500 से लेके 11,000, 4500 से लेके टू 11,000 आपका क्या होना चाहिए? WBC होना चाहिए, सेल पर माइक्रोलीटर पर, ये याद रखिएगा, माइक्रोलीटर में आपका होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डेटा चेक किया जाता है, बन जाएगा। चलें एक और देख लीजिए बेटा, एक और चीज आपको बताते हैं, अगर आपके शरीर में WBC ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, ये भी लिख लीजिए। इफ WBC इज हायर और इफ WBC लो हो जाए, ये याद रखिएगा बेटा। अगर आपके शरीर में WBC ज्यादा होता है, इसको ल्यूकोसाइटोसिस बीमारी कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस डिजीज कहा जाता है, डिजीज कहा जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस डिजीज कहता है। और अगर ये लो हो जाए, इसको लिख लीजिए, ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। ये तब होता है जब आपको कैंसर हो, जो कल वो बोल रहा था, थक्का बनता है, इसी में बनता है, ठीक। ये तब होता है जब आप HIV पीड़ित हो, एड्स, दिख रहा है? चलो बन जाएगा। एक और चीज लिख लीजिए बेटा, अंत में हम आपको बता देते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, कैसे क्लॉट होता है उसको भी देख लीजिए आप एक बार, क्लॉटिंग को, और फिर हम आपको कुछ टेस्ट के साथ छोड़ देंगे। ब्लड क्लॉट आज डिटेल में बता देते हैं आपको, जैसे उस दिन बताया था, थोड़ा सा और लिख लीजिए बेटा। सबसे पहले एक चीज और समझ लीजिए, ब्लड क्लॉटिंग में 13 कैस्केडिंग प्रोसेस होती है जो लीवर में होती है। यहां देखिएगा, इसमें टोटल 13 कैस्केडिंग प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं होती हैं जो कि लीवर में होती हैं, ठीक है। 13 कैस्केडिंग मतलब लगातार सातत्य रूप से 13 प्रक्रियाएं होंगी जो कि फैक्टर करती हैं किसको, आपको किसी जगह पर ब्लड क्लॉट करने के लिए। इन 13 प्रकार के क्लॉटिंग में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, पहला वो देखिए, लिखिए प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है बेटा, वो किस पर कन्वर्ट कर जाता है, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है, बनेगा।
थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है एंजाइम की मदद से। पहला प्रक्रिया। दूसरा प्रक्रिया क्या होता है, थ्रोम्बिन, दूसरा प्रक्रिया में लिखिए, थ्रोम्बिन क्या करता है बेटा, ये एक खास प्रकार के प्रोटीन में घुलता है और फाइब्रिन बनाता है। वो कौन सा प्रोटीन होता है बेटा, फाइब्रिनोजेन। और ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद फाइब्रिन जो होता है वो क्या करता है, तीसरे स्टेप में फाइब्रिन जो होता है बेटा, ये क्या करता है, अच्छा एंजाइम का मतलब यहां पर कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ मिलता है। फाइब्रिन का क्या मतलब होता है, फाइब्रिन प्लस ब्लड जब मिलता है तब ये क्लॉट करता है, रक्त को जमा देगा, थक्के को, किसकी मदद से, विटामिन के की मदद से, विटामिन के की मदद से इसको जमा देगा, बन जाएगा, ग्लू की तरह कार्य करता है। ठीक है, एक और देखिए, इस प्रक्रिया में ये जो 13 लिखा है ना, कैस्केडिंग, इसको उसमें क्या बोलते हैं आपको, जिसमें सिंगल डंडे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कौन सा नंबरिंग होता है उसको, न्यूमेरिक नंबर होता है, जिसमें एक्स रोमन नंबर होता है। ओके, इसी रोमन नंबर में अगर आपके शरीर में आप अगर जेनेटिकल डिजीज है, यानी होमोफीलिया हुआ है, हीमोफीलिया कहा जाता है, हालांकि हीमोफीलिया अगर आपको डिजीज है तो इसी में रोमन नंबर में, यानी 8वां फैक्टर, जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट में जो 8वां फैक्टर होता है वो मिसिंग होता है। ये जो 13 कैस्केडिंग बताया ना, लीवर में प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें से आपके शरीर का 8वां फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए ब्लड क्लॉट नहीं होता है। यह बात याद रखिएगा। और ये जेनेटिक होता है, एक्स फैक्टर होता है, डीएनए में ही मिलके आ जाता है, बनेगा। ये क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम फैक्टर होता है, फैक्टर होता है, इसी को कहते हैं रॉयल डिजीज, क्वींस डिजीज, बनेगा। ये करेक्ट, यही क्वीन को हुआ था, इससे ब्लड का थक्का नहीं बनता है। ये बात याद रहेगा। अब समझ में आया कि कौन सा फैक्टर है वो। जब आपके पेपर में मैंने कई सारे फैक्टर दिए हैं, वो फैक्टर क्या है, 1 से लेकर 13 फैक्टर होते हैं जो लीवर में घटित होते हैं। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि लीवर में ही आपका फाइब्रिनोजेन होता है और फाइब्रिनोजेन ब्लड में भी पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण से नहीं बनता था। तो अब अगर आप ब्लड के बारे में बोलो तो आरबीसी मैंने बता दिया डिटेल में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बता दिया और प्लेटलेट बता दिया। पेपर में कल आया इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा अगर बोले कि कहीं कट फट जाए तो कौन होता है, उसके लिए कौन होता है, प्लेटलेट होता है। आरबीसी क्या करता है आपके शरीर, अच्छा आरबीसी क्या करता है, आपके शरीर के लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर क्या करता है, टिश्यू तक पहुंचाता है, यानी कि गैर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देता है, यानी ऑक्सीजनेटेड को टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो, और वहीं से करेक्ट, यानी पूरे शरीर में एक और चीज, ब्लड क्या करता है, ब्लड आपके शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करने के काम में भी आता है, बनेगा। ओके, अब मेरे तरफ से कुछ टेस्ट लिखिए और मुझे होमवर्क के रूप में बताइएगा कि ये सब टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहला लिखिए, कुछ टेस्ट के बारे में हम आपसे पूछ लेते हैं। लिखिए, सबसे पहला लिखिए टेस्ट, आप कल मुझे बताइएगा कि ये सारे टेस्ट किसके लिए होते हैं। पहला सीबीसी टेस्ट, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए बेटा बीएमपी, बीएमपी टेस्ट किसके लिए होता है, फुल फॉर्म बता दे क्या, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल कहलाता है। दूसरा वाला बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, यह बताइएगा किस चीज के लिए टेस्ट होता है। तीसरा विडाल, चौथा एलिसा, ठीक है, लिखते जाइए एलिसा। उसके बाद से एक और लिख लीजिए बेटा नेट, नेट CD4 टेस्ट, ठीक है, नेट हो गया, CD टेस्ट 4 हो गया। उसके बाद से लिखिए IGRA टेस्ट, IGRA, जितने भी पेपर में आए हम सारे टेस्ट लिखवा दे रहे हैं, IGRA। उसके बाद से PCR, ये तो आपने सुना होगा, RT-PCR या PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पेपर में पूछा गया है ऑलरेडी, इनफैक्ट यूपीएससी में पूछा गया है। RT-PCR में RT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, एक और देख लीजिए बेटा
T3 T4 टेस्ट, T3 T4 टेस्ट ये किसके लिए होता है ना? थायराइड के लिए होता है। अब जवाब अब दूसरा नहीं देंगे। HbA1c ये तो सबको पता होगा, HbA1c 1 है और ये C है, ये किसके लिए टेस्ट होता है? ये तो बहुत फेमस है, हर व्यक्ति जानता होगा इसके बारे में, HbA1c। डायबिटिक टेस्ट है, देखा, शुगर के लिए टेस्ट होता है, ये समझ में आ रहा है? बन जाएगा, डायबिटिक टेस्ट कहलाता है, 3 मंथ में परमानेंट टेस्ट कराने के लिए बन जाएगा। और कोई टेस्ट रह गया है? एक और चीज बता देते हैं बेटा, एक चीज समझ लीजिएगा, वो अब कैसे बता दें, चेक करके बताना फिर बताएंगे। हाँ ठीक है, एक चीज और बताइए, एक चीज और लिख लीजिए बेटा, आपके शरीर में अगर CD4, यहां देख लीजिए, मैं यहीं पे कहीं पे लिखवा देता हूं, नोट डाल के लिख लीजिए, आप यहीं पे कहीं पे नोट डाल के लिख लीजिए, आपके शरीर में CD4, ठीक है, यानी टी सेल, आपके शरीर में CD4 अगर 500 से ज्यादा है तब तो आपकी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल है। 500 ज्यादा है तो आपका शरीर नॉर्मल स्टेटस में हेल्थी है, 500 से ऊपर 1500 के लिए। अगर आप दूसरा देख लीजिए, अगर ये बेटा 200 से लेकर 499 है, 200 से लेकर 499 के पास है, तो एक चीज लिख लीजिए, तब आप बेटा, आपको बीमारी क्या हुई है, आपको फ्लू वगैरह हुआ है, फ्लू या इन्फेक्शन हुआ है, यानी सर्दी खांसी हुआ है। एक और चीज देख लीजिए, बिलो 200 हो जाए, यानी 200 से नीचे चला जाए तो आप समझ लेना कि आपको HIV या एड्स हो गया है। और ये टेस्ट करता है, ये बहुत फेमस है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। कितने का टेस्ट होता है पता है? 18 रुपए का, बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता टेस्ट होता है, 18 रुपए का। अब भले रेट बढ़ गया हो तो नहीं पता मेरे को, लेकिन जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरे बॉडी का पूरा ही टेस्ट हुआ था। सीबीसी में नहीं आता बेटा, सीबीसी में एक्चुअली में ओरिजिनल सीबीसी बेटा क्या होता है, कंप्लीट ब्लड वो है ना, टेस्ट के लिए होता है, काउंट के लिए होता है, उसमें न्यूट्रोफिल ये सब आता है। बेटा एक चीज और बताते हैं आपको, जिस भी व्यक्ति को कैंसर होता है, अब आप एक चीज याद करना, ये कोई डॉक्टर बताता भी नहीं, मैं आपको बताता हूं, उसमें सिर्फ एक चीज चेक करना, जिसको कैंसर होता है उसमें न्यूट्रोफिल कितना है उसका। अगर उसके शरीर में न्यूट्रोफिल हिट कर गया है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब पता क्या होता है, एक कंडीशन होती है बेटा, जब आपके शरीर में, थोड़ा मैं और डिटेल चला जाता हूं, हालांकि ये आपके लिए नहीं बेटा, जब भी आपके शरीर में न्यूट्रोफिल बहुत तीव्र गति से बढ़ जाए, न्यूट्रोफिल कब आता है? WBC जब आता है, इमेच्योर। एक और बात, अगर आपसे बोल दे कि WBC क्या करता है, WBC केवल रक्त में घूमता नहीं है, WBC ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, स्प्लीन में ट्रेनिंग कराता है। तो बेटा अगर आपके शरीर में न्यूट्रोफिल डेवलप हुआ है, बनने लगा है, और इमेच्योर न्यूट्रोफिल बन रहा है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है, इमेच्योर न्यूट्रोफिल बनता है, यानी कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल की मात्रा आ रही है, मतलब आप कैंसर पीड़ित हो, क्योंकि शरीर के किसी अंग में लगातार आपका पूरा WBC लगा है, उसको कंट्रोल करने में, फैलने से रोकने में। और CBC में न्यूट्रोफिल को हम चेक नहीं करते हैं। आप लोग कभी भी हीमोग्लोबिन चेक करते हो, प्लेटलेट चेक करते हो, परंतु कभी भी आप न्यूट्रोफिल चेक नहीं करते हो। ये सबसे CBC में आ जाता है, नॉर्मल में आ जाता है। आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओ, बोल दो कि हमको न्यूट्रोफिल चेक कराना है, वो सीधे आपको CBC बोलेगा। CBC जाइए, 220 रुपए का होता है, पूरे ब्लड में जितने कंट्रोल सब देख लो, बेसोफिल, स्नोफिल सब आपको बता देगा कि करके कितना है आपका। और न्यूट्रोफिल अगर इंक्रीज है, एबनॉर्मल है, समझ लेना कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी जगह ले रही है, और अगर ठीक टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो आप कैंसर पीड़ित होने ही वाले हो। क्योंकि न्यूट्रोफिल अगर एक अमाउंट से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो मतलब आपके किसी शरीर के अंग में लगातार वो लड़ रहा है, लगातार वो लिम्फोसाइट सेल से रिलीज कर रहा है, आपके बोन मैरो से रिलीज कर रहा है कि उस क्षेत्र को मारो, खत्म करो, खत्म करो। क्योंकि शरीर बहुत समझदार है। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि न्यूट्रोफिल क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, मतलब बैक्टीरिया सेल को खाकर बाहर फेंकता है। उसको खाकर फेंक ही नहीं पा रहा बाहर, वो
इसीलिए और रिलीज हो रहा है। इन सभी में जितने भी आपने यहां पर जो पढ़ाए हैं आपको, इन सभी में एक चीज आपको याद रखिएगा, जितने भी सेल्स पढ़ाए हैं इन सब की मात्रा अगर बढ़ जाए आपके शरीर में, मतलब आप डेंजर जोन में हो। लाल रक्त कणिकाएं बढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन WBC का बढ़ना गड़बड़ है। यहां क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, और WBC का सबसे बड़ा घटक क्या होता है, न्यूट्रोफिल। 50 से 70% होता है WBC का, लेकिन अगर वो बढ़कर एबनॉर्मल हो जाए, खतरे की घंटी है आपके लिए। शरीर में आप कंटिन्यू लड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहला इन्फेंट्री होता है, सबसे छोटा सिपाही होता है बनेगा, और वो कंटिन्यू लड़ रहा है, मतलब आपके लिए खतरा है। तो कैंसर के लिए कोई भी नहीं, और ये मैं नहीं बोला, अभी लेटेस्ट रिसर्चर नोबेल पुरस्कार विजेता ने बोला कि जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल को इग्नोर कर दे, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल बताता है कि आने वाले फ्यूचर में आपको कैंसर होगा या नहीं। वो पहले स्टेज में ही बता देगा कि आपको कैंसर होने वाला है, कैंसर होने से पहले ही बता देगा। अगर आप रेगुलर टेस्ट कराते हो ब्लड में, तो सिर्फ एक चीज पे नोट करना, न्यूट्रोफिल पे, आप उससे पता कर लोगे आपको फ्यूचर में कैंसर होने वाला है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में कहीं पर भी इस तरह का सेल डिवीजन होने वाला होगा, न्यूट्रोफिल पहले ही आपको इंडिकेट करा देगा ब्लड टेस्ट में, तो आप पहले स्टेज से पहले ही आप उसको पकड़ लोगे। समझ आ रहा? चलो, बाकी कल क्लास देखेंगे।